थैंक यू फ्रेंड्स। हम विजडम शेयरिंग के बाद फिर से हम मेडिटेशन करेंगे आधे घंटे के लिए। अभी सिर्फ 10 मिनट अपने मन को काम करने के लिए हमने मेडिटेशन किया, बाकी हम बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कर्मा के सीरीज का हमारा लास्ट सेशन है इस ज्ञान भारत में। अब इसके बाद कोई कर्म नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। अब बोलने का टाइम बहुत हो चुका और मैं बहुत बोल चुकी। और इसके बाद 13 मई से पीएमसी में कर्म सीरीज चालू हो रही है, जिसमें मैंने और जसविंदर मैम ने आधे आधे घंटे के काफी एपिसोड बनाए हैं। उनको आप डेली वॉच करिएगा। उसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हैं, हम लोग का टाइम लिमिट रहता है तो हम थोड़ा थोड़ा बताए हैं। बाकी डिटेल में तो मैंने ज्ञान भारत में आपको सब कुछ बता दिया है। अभी भी कुछ कुछ बचा है, पर फिर भी मोर देन सफिशिएंट है। इम्प्लीमेंट अब आपको करना है। तो फ्रेंड्स, जितना हम कर्मा के बारे में बोल रहे हैं और खासकर रिलेशनशिप के ऊपर बोल रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं बहुत सेंटिमेंटल हो जाती हूँ इस इश्यूज के ऊपर, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को खोया है सिर्फ 56 इयर्स में, जब वो इस रिलेशनशिप से पीड़ित थी। तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि हमारी हेल्थ हमारे रिलेशनशिप के ऊपर निर्भर करती है, और खासकर वो रिलेशनशिप जो आपका सबसे ज्यादा इंटीमेट होता है, हस्बैंड वाइफ का, हमारे इन लॉज का। हर एक रिएक्शन का कितना बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सिर्फ इसलिए बताऊंगी कि आप सिर्फ कर्मा को बैलेंस करने के लिए ही आप अपने रिश्तों को मत सुधारिए कि ठीक है कर्मा सुधर बैलेंस हो जाएगा। आपकी जिंदगी भी खूबसूरत होएगी और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। जिस उम्र में मेरी सिस्टर की डेथ हुई, आज उस उम्र में मैं भी हूं, पर ना मेरे पास डायबिटीज है, ना बीपी है, ना कोई और प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारे रिलेशनशिप हमारे लाइफ में एक लाइफ फोर्स लाते हैं, एक वाइटलिटी लाते हैं। तो आपको जब ध्यान में आ गए हैं तो आपको पहला रूल मालूम है कि दूसरे को नहीं बदलना है, रिश्ते में स्वीकारना ही पड़ेगा आपको। रिश्ते में सुधार की संभावना सबसे कम होती है, और दूसरे को क्यों बदले, आप अपने आप को सुधार लीजिए। बहुत है। तो बहुत कुछ मैंने बोल चुका है कर्मा एंड रीइंकार्नेशन के, टॉरकॉम के भी मैंने आपको बता दिए, पर अभी जो मैं पिछले बार आपको रिलेशनशिप का बताई उसी का ही थोड़ा सा और मैं डिटेल में जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो 2 बुक पढ़ी है, डिकोड कर्मा, वो एलिसन शेरली की बुक है, बहुत प्यारी बुक है, परंतु हाफ ही काम की है। और दूसरा कर्मा एंड रीइंकार्नेशन एलिजाबेथ क्लैर और पेट्रिशिया स्पेड्रो की है। इन दोनों बुक्स को मैंने बहुत स्टडी किया। अभी मुझे 2 दिन पहले भी एक और बुक सेंड की गई पीएमसी से, पर मुझे वो नहीं पसंद आई, क्योंकि इतने एक्सपीरियंसेस हैं उसमें, इतने एक्सपीरियंसेस हैं। आपका जरूरी नहीं है कि वही कारण हो जो उसका रहा हो। अनंत संभावनाएं हैं। जैसे मान लीजिए डायबिटीज का मेरे पास जो कारण होगा वो जरूरी नहीं किसी और के पास होगा। अनंत संभावनाएं। तो इतने एग्जाम्पल्स को और अनुभवों को सुन के हम क्यों करें? बस समझ लीजिए कि आपकी कहीं ना कहीं बीज बोए थे, जिसका आपको यहाँ पे चुकाना है। सामान लेते हैं तो पैसा चुकाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमको जब किसी को हार्म करते हैं, किसी के लाइफ के सुख को हम खराब करते हैं, तो उतना ही हमको रीपे करना पड़ेगा। पेमेंट्स के भी बहुत तरीके मैंने टॉरकॉम के बता दिए। आप लोग अगर भूल गए होंगे तो वीडियोस जाके देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ से डिकोड कर्मा और उसी दोनों बुक का, और जो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जो मेरे से बातें होती हैं मेरी फ्रेंड की, उन सब से मैंने जो इकट्ठा किया है अपने ज्ञान के अनुसार, उसी को शेयर कर रही हूँ। बाकी जर्नी आपकी है। जैसे मैंने खुद भी कहा पहले भी कि मेरा कोई अनुभव नहीं है ऐसा, तो ये मैं उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरी हूँ। इसीलिए कई लोग मुझे कहते हैं कि नीता मैम आपके लिए बोलना बहुत आसान है, आप उस मतलब पेन में थोड़ा ही हैं। तो पेन में मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैंने क्रिएट नहीं किया। आप पेन में हैं क्योंकि आपने क्रिएट किया है। तो सॉल्यूशन भी आप ही को निकालना है। मैं आपको सिर्फ एक गाइड कर सकती हूँ। इम्प्लीमेंट करना और अपने ऊपर लगातार काम करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। तो
चाहे मैं उस दुख से नहीं गुजरी हूँ, पर फिर भी एक एम्पैथी के तौर पे मैं फील करती हूँ, क्योंकि मेरी भी बेटी है, मेरी भी सिस्टर है, सबके मैं फीलिंग्स को देख के मैं समझ सकती हूँ कि कितना दुख लगता होगा जब रिलेशनशिप, खासकर इंटीमेट, आपकी बहुत ही खराब होती जा रही हो और आप बहुत बेबस हो जाते हैं। तो मैं पहले शुरुआत करूंगी, यहाँ पे कुछ ट्रैप्स बताए गए हैं कि कैसे हम बार बार गिर जाते हैं यहाँ पर। तो पहला तो जैसे कि इसमें ट्रैप के पहले बहुत ही सुंदर चीज कहा गया है, जो मैं चाहूंगी आप लोग को साथ शेयर करना, कि सभी रिलेशनशिप्स हेल्दी नहीं होती हैं। कभी कभी जीवन के पड़ाव में हमारे सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो हमको बहुत प्यारा लगता है, हमको लगता है कि वो हमारा सोलमेट है। चलो सोलमेट अगर लेबल नहीं भी लगाए तो वो इतनी प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है, लगता है जन्मों का बंधन होगा। हो सकता है आपने पिछले जन्म में उसके साथ मैरिज किए हो, एक फैमिली बनाए हो, तो वो जो अट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा ही। पर हो सकता है आपने उस जन्म में अपने कर्मा बैलेंस कर दी हो, अब थोड़ा सा एक लास्ट पेमेंट हो उस कर्मा का, सिर्फ लास्ट पेमेंट हो, और वो आपकी लाइफ में फिर से आएगा, क्योंकि आखिरी किस्त भी आप ही को चुकानी है। तो यदि वो आया तो आप चॉइस कर लेते हैं कि इससे मेरा बहुत लगाव है, ये मेरे जन्मों का साथी है, मैं तो इसी से मैरिज करूंगी, या उसको आप दिल दे बैठते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं, जबकि आपके और उसके कर्मा का थोड़ा सा ही बैलेंस बचा है, मुश्किल से कुछ एक महीनों का। पर आप बहुत जल्दबाजी में निर्णय कर लेते हैं कि यही मेरा पार्टनर बनेगा। ये मैं लव मैरिज की बात कर रही हूँ। आप बहुत जल्दी निर्णय लेके शादी कर लेते हैं। तो एलिजाबेथ कहती है कि आपको बहुत बहुत चूज करने के पहले सतर्क रहना चाहिए। आपको बहुत समझना चाहिए कि क्या आप उसके साथ जिंदगी भर उस कर्मा का मतलब शेयर करने के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ आपका इनर गाइडेंस ही बताएगा। और जो सबसे अच्छा सेंटेंस है था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, द डिफिकल्टी इन लाइफ इज द चॉइस। चुनाव करना ही तो हमारे लिए सबसे कठिनाई है कि कौन हमारे लायक है, या हम किसके लायक हैं या नहीं हैं। पर आपको बहुत सोच समझ के ही करना है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपकी पूरी लाइफ, जो हमारी मैक्सिमम लाइफ होती है, वो आफ्टर मैरिज ही होती है। तो बहुत समझ के आप लोग चूज करिए, और नहीं तो आप उसमें उलझते जाएंगे। ट्रैप में उन्होंने कहा है कि हमको जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो हमको द कप ऑफ फॉरगेटफुलनेस का हमको एक ड्रिंक पिलाया जाता है, वो जो भी बोलिए आप, एमनेशिया की वेल होती है। हमको याद नहीं रहता है कि हमने क्या क्या प्लान किया, और यहाँ पर आते हैं, और जब हमारे कर्मा कोई मतलब हमारे रिलेशनशिप खराब रहते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागते हैं, या कभी कभी कई लोग और थोड़ा ज्यादा जाकर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं कि मेरे इश्यूज क्या हैं। तो आपको जो ये वेल, ये जो एमनेशिया की वेल दी गई है, वो बहुत ही सोच समझ के दी गई है। अगर आपके लाइफ का पर्पस में उस पास्ट लाइफ का होना, मतलब उसका कोई मैसेज होना जरूरी है, तो यूनिवर्स आपको मेडिटेशन में उसके ग्लिम्सेस के द्वारा आपको जरूर दिखाएगा, अगर आप डिमांड करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स से हम जो भी मांगते हैं हमको मिलता है। पर जब आप मांगेंगे और आपके लिए जरूरी होगा, आप तैयार होंगे, तभी आपको वो ग्लिम्स आएंगे। आप अगर प्रिपेयर्ड नहीं हैं और चले गए किसी थेरेपिस्ट के पास, और वो भी थेरेपिस्ट अच्छा है कि नहीं है, आपको वो माइंड के गेम को आप हेलुसिनेशन के द्वारा ही देख रहे हैं, तो बहुत से रिश्ते और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। एलिजाबेथ बोलती है कि कई बार तो इतने बिगड़ जाते हैं कि क्योंकि आप उस समय उस मेमोरीज को लेने के लिए तैयार नहीं थे, और आपने ले लिया। और एक बार अगर आपने पोर्टल खोल दिया, अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज को ओपन करने का दरवाजा खोल दिया, तो फिर आप रोक नहीं सकते, आपके पास मेमोरीज आते जाएंगी। तो जो भी आपकी लाइफ में है, वो जो हमको वेल दिया गया है, जो हमारे आवरण हमारे आंखों में है कि हम भूल जाए, वो किसी पर्पस के लिए। तो कोई न एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी आपके प्रारब्ध कर्मा के हिसाब से आपको बता रहा है। उससे पूजा पाठ और वो दूसरी चीजें बताएगा, पर सॉल्यूशन नहीं बताएगा। कर्मा का जब तक कि आप लेसन नहीं पढ़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई पंडित आपको नहीं सिखा सकता। तो न एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, न किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए, सिर्फ मेडिटेशन करके अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते जाइए। फिर दूसरा ट्रैप, ये ट्रैप बता रही हूँ मैं आप लोगों को,
कि आपको लगता है कि कई लोगों को लगता है कि जैसे थोड़े कम, अब मैं कैसे बोलूं, मतलब जो थोड़े कम पढ़े लिखे रहेंगे तो उन लोग बोलेंगे कि अब क्या है मैडम बता रही हैं, अब कर्मा है, अब हमारी किस्मत है, अब मिल गया है तो अब ऐसे ही हमको निभाना है। तो कर्मा कभी भी आपकी किस्मत नहीं है। आप जब जी चाहे बदल सकते हैं, पर आपको काम करना होगा और सतत काम करना होगा। तो आप जिन लोगों को अट्रैक्ट किए हैं और वो आपकी लाइफ में आए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि रिएक्शन करने का या रिस्पॉन्ड करने का हमको कोई प्री बर्थ प्लानिंग में एक मेनू कार्ड बना के नहीं दिया है, कैटलॉग नहीं बना के दिए कि अच्छा हस्बैंड के साथ ऐसे बिहेव करना, मदर इन लॉ के साथ ऐसे करना और फादर इन लॉ के साथ ऐसे करना, कभी भी नहीं देते हमको। वो हमारी खुद की अवेयरनेस के द्वारा हम अपने फेट को, अपने भाग्य को बदलते हैं और बिगाड़ते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो इस ट्रैप में भी मत फंसिए। अगर कर्म है सहकर चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको जरूर कुछ काम करना है, ये आप करिए। और सबसे मेन चीज, द बेस्ट वे आउट इज ऑलवेज थ्रू। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छे से कहा कि जब भी आपको इस कर्म के मुक्ति से, कर्म से संबंधित समझा रही कि अगर उस कर्म से मुक्त पाना है तो आपको उसमें से गुजर के जाना पड़ेगा। पर अभी जो सभ्यता है, जो हम आराम की जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं, हमको दर्द बहुत मतलब पसंद नहीं आता, हमको लगता है हम बहुत जल्दी इसमें से बाहर निकले। तो इसके कारण कई लोग अपने कर्मा को आधा ही छोड़ के, अवॉइड करके, अवॉइडेंस के ऊपर है कि अवॉइड करके चले जाते हैं। आज जितने डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ना सहन शक्ति है, ना ही कोई कर्मा की समझ है। सिर्फ हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी तकरार हुई, इन लॉज में थोड़ी सी तकरार हुई तो दोनों सेपरेट हो रहे हैं। बहुत से रोज ये ऐसे किस्से सुनने में मिलते हैं। आश्चर्य होता है कि उसमें उनके मदर फादर भी इन्वॉल्व हैं। शायद अज्ञानता है, जैसे कहते हैं अज्ञानता ही सबसे ज्यादा जड़ है, तो वो शायद उनको नहीं मालूम, अवॉइड करके भागते रहते हैं। और जबकि बेस्ट तरीका है कि उसका सामना करें और उसको रिजोल्यूशन उसका करें। और पीठ फेरना, इसको सिर्फ स्थगित करना है। आप अपने कर्मा को और पेंडिंग 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 करते जा रहे हैं, और जितना पेंडिंग करते जाएंगे एक सिचुएशन में ऐसी आएगी लाइफ टाइम में कि आप भाग नहीं सकते। उसको हम कहते हैं दृढ़ा कर्मा। तब सोल डिसाइड करती है ठीक है अब मैं बिल्कुल भागूंगी नहीं, अब मेरे पास भागने का कोई चांस ही नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पास एक फोन आई थी, उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और कुछ सालों के बाद उसके हस्बैंड को मालूम चला कि वो गे हैं। अब वो लेडी पढ़ी लिखी है नहीं, उनके मायके वालों ने साफ मना कर दिया कि हम तुमको वापस नहीं रखेंगे और तुमको जो भी है वहीं सहना है। उनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा नहीं है। लड़के के घर वाले बहुत रिच हैं, उसके दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से हो रही है, छोटी सी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। अब वो मुझसे कह रही हैं कि मैं मैडम बिल्कुल नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है, और आप मुझे कुछ सजेशन दीजिए कि मैं टिफिन पैक करके या कुछ छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों को पालूंगी और आगे बढ़ूंगी। मैंने कहा तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं। अब 2 बच्चों का फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन के ऊपर पूरा फ्यूचर है। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जरूरतमंद और एक अकलमंद। बार बार मैं बोलती हूँ कि जरूरतमंद वो होता है जो डिपेंडेंट रहता है, उसके पास कोई चारा नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के सिवाय। और दूसरा होता है अकलमंद, जो पढ़ा लिखा है, सब कुछ करने के लिए सक्षम है, वो उस फ्री विल के द्वारा भाग सकता है। तो मैंने कहा आप इस तरीके से फंसी हुई है कि आप नहीं निकल सकती, तो आपको सिर्फ मेडिटेशन और ज्यादा करके सिर्फ एक्सेप्टेंस मोड में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि बिना मेडिटेशन के एक्सेप्टेंस सिर्फ दिखावा रहेगा, अंदर में ग्रजेस रहेंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ फ्रेंड कि जितना आप पेंडिंग करते जाएंगे, कभी ना कभी वो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो पेंडिंग वाला सबसे टफेस्ट आपका कर्मा बन के आपके पास आएगा। तो यदि आप सॉल्व कर सकते हैं तो इसी जन्म में करिए। कुछ मेन केस आएंगे जो हम बाद में देखेंगे, जो बिल्कुल डिवोर्स के लिए जरूरी है।
तो ये हमारा रहता है अवॉइडेंस का। और इसमें जो सबसे एक्सट्रीम होता है वो होता है सुसाइड। बहुत से लोग जानते हैं कि हस्बैंड वाइफ की तकरार में कभी कभी गुस्से में एक पार्टनर सुसाइड कर लेता है। अगर सुसाइड के लिए आप उकसा रहे हैं अपने पार्टनर को, तब भी कर्मा बना रहे हैं, और सुसाइड करके जा रहे हैं, तब तो आप अपनी पूरी पता नहीं कितने जन्मों के गुड कर्मास की पे पानी फेर दिया आपने। बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है सुसाइड करना। तो ये अवॉइडेंस जो है, कर्मा से भागने की कोशिश है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमको ईश्वर मिलाता ही इसलिए है ताकि जिनके कर्म पैटर्न एक दूसरे को सॉल्व करने के लिए, एक दूसरे को कभी ना कभी तंग किए होंगे, और एक जन्म में तंग नहीं करेंगे। एक जन्म में तंग करे हो तो इतनी इंटेंसिटी नहीं रहती। अगर आपके चैलेंज बहुत हैं तो कई जन्मों के हैं आपके कर्मा का बैलेंस, कभी हस्बैंड वाइफ के रूप में, कभी माँ बेटे के रूप में, कभी फ्रेंड के रूप में, बहुत अलग अलग रोल्स में आप जब बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं, तब जाके आपका बहुत ही एब्यूसिव रिलेशनशिप बन जाता है। तो मिलाता ही है इसलिए कि ताकि एक दूसरे की कमी को दूर करें। और मास्टर मौर्य ने, उसने एलिजाबेथ ने लिखा है कि मास्टर मौर्य ने बहुत अच्छा एक सेंटेंस बोला है कि अगर आपका पार्टनर आपकी अंदर की बुराई को सामने लाता है तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप जिसको नहीं देख पा रहे वही आपको दिखा रहा है। अगर आप अपने को हील नहीं करें तो आपके सामने आने वाला हर व्यक्ति, चाहे फ्रेंड हो चाहे कोई दूसरा रिश्तेदार हो, वो सफर करेगा, क्योंकि आपके जो शार्प एजेस हैं वो सब कुछ चुभेंगे। तो बेहतर है कि आप उस रिलेशनशिप को अच्छा कर लीजिए, आप बहुत लविंग बन जाइए, ताकि आप हर एक के साथ बहुत लविंग रिलेशनशिप रखें। चलिए ज्यादा नहीं बोलते है ना। फिर एक है कि जो भी हमारे जो ये पेन है, जितने भी हैं, चाहे हमको शरीर के रूप में हो रहे हैं, चाहे हमारी आत्मा को दुख पहुंचा रहे हो, हमको बहुत लगता है हमारी आत्मा को चोट पहुंच रही है, तो ऑल पेन इज ग्रोइंग पेन और निजात पाना। और एक ट्रैप है कि सभी कुछ हमारा कर्मा नहीं होता है। अगर आप जज करेंगे लोगों को तो आप उनको प्यार करने का समय ही नहीं रहेगा आपके पास। मदर टेरेसा ने कहा था, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ में खासकर जब हम आते हैं तो हमारे कई कर्मा नहीं भी रहते हैं, पर हमारे फ्रेंड के रूप में, हमारे कोई दूसरे रिलेशन के रूप में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं। तब उन्होंने कहा कि एलिजाबेथ बोलती है कि हर एक चीज कर्मा नहीं है, पर आप समझिए अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में बढ़ रहे हैं तो आपके मास्टर्स आपको टेस्ट करने के लिए बार बार एक ऐसी सिचुएशन लाएंगे जहां पे आपकी वर्च्यू को मास्टरी कराया जाए या आपको टेस्ट किया जाए कि आप कितने अच्छे हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, अभी मैं एग्जाम्पल नहीं बोलूंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया गया है। तो आपको, आपका जो डिसीजन है वो आपका स्पिरिचुअल पाथ को भी आगे ले जाएगा। आप मत सोचिए कि ये कर्मा है, बस चाहे कर्मा हो चाहे सिर्फ कोई आपको सता रहा हो, आपको सिर्फ सताएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम रहेगी, है ना, जल्दी हील हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था टॉर फॉर्म के में। और जब कर्मा रहेगा तो रिकवरी में टाइम लगता है ना। तो चाहे कर्मा हो चाहे कोई सता रहा हो, आपको हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, उसको ब्लेस करना है, उसके लिए प्रेयर करनी है। हमेशा हमारा एटीट्यूड लविंग और फेयर होना चाहिए। सबसे मेन चीज लास्ट उन्होंने कहा है कि हमारा जो परसेप्शन है कि हमारा यही जीवन है, यहीं पे ही सुकून आता, मैं उसको इतना प्यार करती हूँ, वो मुझे इतना प्यार क्यों नहीं करता, मैं इतने अच्छे घर से आई हूँ, इस घर में मुझे इज्जत नहीं मिलती, ये जो भी हम लोग फिजिकल रियलिटी में देख रहे हैं उसके बियॉन्ड बहुत बहुत कुछ है। बुद्धिमान वो है जो लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन को समझ के अपने फ्यूचर लाइफ के लिए प्रोग्रामिंग करता है, आगामी कर्मा को करता है। मूर्ख होते हैं जो सिर्फ एक फिजिकल रियलिटी को देख के रिएक्ट करते हैं। आपका मेन पर्पस है आपके सोल का असेंशन। आपके सोल के असेंशन मतलब अपनी हायर सेल्फ से जुड़ना। ये छोटे मोटे जो हम ये कर्मा को बैलेंस कर रहे हैं, उससे हमको सिर्फ एक मेन चीज सीखनी है, लव और वननेस।
तो वहां पर आप छोटे छोटे चीजों में अटके हुए हैं। जितना आपका कर्मा का वेट ज्यादा रहेगा, आप असेंशन से उतने ही दूर रहेंगे। पहले जमाने में कहा जाता था कि जब 100% आपके कर्मा क्लीन होंगे तभी आप असेंडेड हो पाएंगे। पर अभी 2000 इयर्स का जो पीरियड चल रहा है, जिसको एक्वेरियन एज कहते हैं, उसमें मानवता को ये छूट दी गई है कि यदि आपने 51% कर्मा का बैलेंस कर दिया तो आप असेंडेड हो सकते हैं, 49% आप अपने इनर प्लेन से बैलेंस करेंगे। ये हमको छूट दी गई है। इसके कारण क्या हुआ है कि सोल्स बहुत सारे चैलेंज लेके आ रही है, क्योंकि वो चाहती है कि 51% मैं जल्दी से जल्दी पूरा करके, क्योंकि सोल का पर्पस है असेंशन करना। ये हम फिजिकल, जो हमारी फिजिकल पर्सनालिटी है, उसका इच्छा है संसार के सुख को भोगना और सब। तो उसका जो 51% कवरेज करने का, इसके कारण वो कई बार चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े लेके आती। तो उन्होंने कहा है कि इस टाइम में आपके पास बहुत सारे चैलेंज आएंगे और एक ही आदमी से आपको कई चीजें सीखनी है, या एक ही टाइम में आपके बहुत मल्टीपल कार्मिक गेम्स चल रहे हैं। इसको गेम बोली है एलिजाबेथ ने, और मुझे ये वर्ड बहुत अच्छा लगा। और एलिसन शेरिल भी इसको गेम बोलती है, बोलती है ये पूरा खेल है। आप खेल को समझिए, इस खेल को समझेंगे तभी आप इसको साथ तोड़ पाएंगे, इसको नहीं तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि आप पूरे समय अवेयर रहिए कि मुझे असेंड होना है, तो आप यहाँ के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को अवेयरनेस के द्वारा करेंगे। ठीक, एक दो चीजें और मैंने इसमें ऐड किया है कि कभी कभी आत्मा सेवा के लिए भी कोई रोल चूज करती है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई रिलेशनशिप में कोई अल्कोहलिक है जो आपको परेशान कर रहा है, तो हो सकता है वो आपके कोई वर्च्यू को ट्रिगर कर रहे, वर्च्यू को बढ़ाने के लिए कर रही हो। बहुत सारी बुक्स में ऐसा है, मैं अभी एग्जाम्पल के साथ नहीं बताऊंगी। तो हमको नहीं मालूम कि उसके साथ हमारा कर्म है, लेकिन हो सकता है वो हमारे को कुछ सिखाना चाह रहा है, पर हम उसको कर्मा समझ के रिएक्ट करते जाते हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखी है एलिजाबेथ ने, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि दिल की रक्षा और दिल की रक्षा करना और उसको साथ ही खोलना भी आपको सीखना है। क्योंकि जो जेलस लोग हैं वो आपकी लविंग रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए जद्दोजहद जरूर करेंगे, नष्ट करना चाहेंगे आपके प्यार के रिलेशनशिप को। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड के बीच में तकरारें होते रहती हैं, लड़ाई करना बहुत जरूरी है, एक प्यार बना रहता है, और जितना लड़ते हैं ना उतना प्यार और अच्छा बनता जाता है, पर नमक के बराबर रहना चाहिए। एक फैमिली है पर्टिकुलर, जिस फैमिली में हम जब जाते थे तो हम हमेशा वहां से लड़ के आते थे, क्योंकि वो इस तरीके से हमको ट्रिगर करते थे, बहुत ही सटल तरीके से, कि मैं और श्री लड़ पड़ते थे। करीब 3 से 4 बार जब हम वहां से लड़ कर आए, तो हम लोग एक दिन, क्योंकि हम मेडिटेशन में आ चुके थे, मेडिटेशन से बहुत अवेयरनेस आ जाती है ना आपकी, हम सोचते थे कि हम तो इतने हंसी खुशी जाते हैं उसके घर में और हमारे बीच में कुछ इश्यूज भी नहीं चल रहे थे, उस घर में जाकर ही पर्टिकुलर हम लोग क्यों लड़ते हैं और हमारे 2 दिन खराब होते हैं। उसके बाद जब भी हम उस फैमिली में जाते थे तो हम एक दूसरे को अवेयर कर लेते थे कि देखो अब उस फैमिली में जा रहे हैं, वहां गैस लाइटर बिल्कुल हमको मिलेंगे और वो गैस लाइटिंग करेंगे, वो जो मैच बॉक्स है वो तो जलाएंगे जलाएंगे। अब हमको वहां पे बिल्कुल अपने प्यार को बिल्कुल एकदम न्यूट्रल बना के रखना है। बहुत ज्यादा किसी के सामने भी अपने प्यार को इजहार मत करिए, क्योंकि जेलस लोग भी रहते हैं। फिर हम अपनी अवेयरनेस को पकड़ के गए और बिल्कुल वैसे के वैसे आए। तो ये मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने कहा ये पॉइंट जरूर ट्रैप में लिखूं, कि बहुत लोग आपको ट्रैप में फंसाने के लिए करेंगे। और आपके फ्रेंड सर्कल, खासकर जैसे अभी जो मैं एक किस्सा देख रही हूँ, उसमें फ्रेंड ने एक ऐसा ट्रैप बना दिया कि वो लड़की घर छोड़ के चली गई, सिर्फ बहकावे में आकर। तो जो आपसे जेलस है उनके सामने आप थोड़ा अवेयर रहिए। अगर आप आपके अगर आप अपने पार्टनर को बहुत जज कर रहे हैं कि वो मुझे बहुत टोकता है, मुझे मेरे भी सामने मीठी मीठी बात कर रहा है, पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है, अपने पेरेंट्स के सामने या अपने फ्रेंड के सामने, जो भी उसकी कोई बुरी आदत है आपको नहीं अच्छी लग रही है, तो जैसे प्रदीप सर ने ये 2 पॉइंट्स बताए थे जिसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि ये भी एक ट्रैप है।
ये आप पहले अंदर देखिए, कहीं आपके अंदर वो कमी तो नहीं है, कहीं आप तो किसी को नहीं टोक रहे क्या, कहीं आप तो दूसरे की सामने पीठ पीछे, मतलब सामने अच्छा बन के दूसरे की पीठ पीछे बुराई तो नहीं कर रहे हैं। तो जो गुण आप किसी के साथ, मतलब जो बिहेव हम किसी के साथ करते हैं, वो हमारा हस्बैंड, हमारा पार्टनर हमको मिरर रिफ्लेक्शन के रूप में दिखाता है। तब आपको सचेत होना है, पहले अपने आप को चेक करिए कहीं वो, क्योंकि आपको लिखना चाहिए कि आपको क्या चीज, मैं लास्ट में 2-3 ही पॉइंट बताऊंगी, इतना टाइम नहीं रहेगा, कि आपको लिख के देखना है कि आपको क्या आपके पार्टनर की बात गलत लग रही है। आप चेक करिए अपने आप में, कहीं वो तो नहीं है आपके में गुण। जैसे आप वो बिहेव अपने फ्रेंड के साथ या जिसके साथ भी आप कर रहे हैं वो बंद करेंगे, आपका पार्टनर भी बदलेगा, मिरर है। और दूसरा जो है कि हमारा जो फॉल्स बिलीफ होता है, जिनके मम्मी पापा बहुत लड़ते रहते हैं, उनके बच्चों में एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि मैरिज बहुत कठिनाई वाली रहती है और हस्बैंड्स अच्छे नहीं होते हैं, मैन बहुत ईगोइस्ट होते हैं, जो भी बहुत सारे चीजें रहती हैं। तो अगर फॉल्स बिलीफ है आपका ऐसे, तो आप अपने फॉल्स बिलीफ को काटिए। कैसे काटेंगे आप पॉजिटिव लोग के साथ रहिए। आप देखिए कि शादीशुदा लाइफ में कितनी खुशियां होती हैं, तो आपका फॉल्स बिलीफ धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि आपकी परवरिश जिस तरीके से हुई थी कि शादी अच्छी नहीं होती, हस्बैंड बुरे होते हैं, उसी के अनुसार आपने एक पर्सन को अट्रैक्ट किया। फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट फ्रीक्वेंसी। तो वहां पे आपका कोई पिछला कर्म नहीं था, समझ गए। हम जब यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हैं, बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है, जब हम पृथ्वी पर यहाँ पे रहते हैं तो सिर्फ हम अपने कर्मा के अनुसार ही सब चीजों को अट्रैक्ट नहीं करते, हमारा लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी हमारे साथ साथ चलता है। हम जैसे मान लीजिए मैंने सोल प्लान बना के, मैंने पहले भी बताया था, मान लीजिए एक इंसान को जो बहुत अच्छा है उसको मैंने प्लान करके लाया, पर मेरी वाइब्रेशन अगर गलत रहेगी तो वो सोल प्लान हट जाएगा, उस वाइब्रेशन का करूंगी तो वो मेरा कर्मा पिछला नहीं था, ये अभी का मेरा वाइब्रेशनल वाला कर्मा है। कर्मा तो है पर वाइब्रेशनल अभी न्यू कर्मा है। ये भगवान समझ गए होंगे मुझे लग रहा है ना। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को हटाइए जितना आप, ठीक है। तो ये हम कार्मिक ट्रैप समझ लिए और अपने ऊपर काम करते जाना है आपको। अब ब्रेक द कार्मिक पैटर्न्स, ठीक है। इस गेम के रूप में आपको समझना है, और रिजॉल्व करने का अर्थ है कि उस आदमी के साथ जुड़ने की जो इंटेंसिटी है, उसका जो कार्मिक चार्ज है वो खत्म हो जाता है। फिर वो चाहे कितना भी बोले, आपको कोई फर्क नहीं, या आप उसकी लाइफ से भी निकल सकते हैं। जब उस व्यक्ति, जगह या परिस्थिति से आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने कार्मिक ऋण चुका दिया, आपकी लाइफ फोर्स वापस आ जाती है, आप वैसे पहले समानी खुश रहते हैं, बिंदास रहते हैं, और आपको कोई चीज की कमी महसूस नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि कार्मिक गेम एक जो लेसन है हमारे, क्योंकि हर हर पेन के पीछे कोई ना कोई लेसन है, हम कॉन्शियसली जाने ना जाने हमारी आत्मा उस लेसन को पढ़ती है और अपने में एम्बेडेड करती है। एक रिक्शा वाला भी कार्मिक लेसन सीखता है, एक अनपढ़ औरत जो गांव में काम करती है वो भी कार्मिक लेसन सीखता है। कोई लिखा हुआ नहीं आता है कि यहाँ पे मैंने पेशेंस सीखा, यहाँ पे मैंने फॉरगिवनेस सीखा, ये कोई नहीं है, ये कोई वैलिडेशन नहीं है, ये आपकी इनर वैलिडेशन है। तो कार्मिक गेम जो लेसन है वो प्याज की मल्टी लेयर्स हैं, जिसकी परत दर परत आपको खोलनी पड़ती है। इसमें बहुत टाइम और एनर्जी लगता है, तभी आप लेसन को सीख पाते हैं, तभी आपका रिश्ता दोस्ती में बदलेगा। फिर चाहे आप उसके साथ रहें या उसके साथ मूव ऑन कर लें, उसको छोड़ के चले जाएं। कर्मा हमेशा हमारे इमोशंस के साथ फंसे होते हैं, मतलब बंधे होते हैं। कार्मिक लेसन हमारे जो रहते हैं वो इमोशनल बॉडी के इमोशंस के साथ जुड़े रहते हैं। तो हमारे इमोशंस और उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसकी तीव्रता है, वो इंडिकेटर है आपकी कि आपके अभी और कितने कर्मा बचे हैं और कितने आपको अभी रिजॉल्व करने बचे हैं। जैसे आप मान लीजिए आप किसी के साथ प्रेम में बहुत बहुत इन्वॉल्व है और बहुत प्यार करते हैं, आप इंटेंस इंटेंस प्यार है आपका, फिर धीरे धीरे लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं आपके पार्टनर के साथ। देखिए मैंने हमेशा वाइफ के रूप में ही बोलूंगी, अगर जिसकी वाइफ अगर वैसी होगी तो आप लोग जेंडर बदल के अपने में इमेजिन कर लेना।
तो अगर आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो धीरे धीरे आपका जो इंटेंस लव था वो इंटेंस घृणा में बदलते जाता है। बहुत ऐसे नहीं हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं इसको इतना प्यार कर रही हूँ और वो मेरे को इतनी नफरत क्यों कर रहा है। तो आपका भी वो मतलब हेट्रेड बढ़ते जाती है। तो इस समय इम्पोर्टेंट बात आपको ये देखनी है कि आप इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं या इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। या तो आप रोते रहेंगे, पूरे टाइम कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे, लोगों को फोन कर करके बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो या तो आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं या उसके साथ बहते जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका इंटेंसिटी और आपका कंट्रोल पावर कितना है अपने इमोशंस पर। जब हम जजमेंट और रेजिस्टेंस को हटा लेते हैं, कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है जो हो रहा है होने दो, सामने वाला जैसा है, मैंने ही क्रिएट किया है, तो आप अपने इमोशन के प्रोसेस को करने देंगे, मतलब उस प्रक्रिया को होने देंगे और उसको रिलीज करेंगे। हमेशा हम बोलते हैं कि आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉटल वॉटल लेके और बिल्कुल चाकू को लेके आप लड़ने लग जाएं अपने पार्टनर के साथ। आपको जितना भी गुस्सा है, आप जितना रिलीज कर सकते हैं आप उसको फील करिए। देखिए आगे चल के और बताऊंगी, तो आप अभी पहले सुनिए, है ना। तो आपको प्रोसेस और रिलीज करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हमारे सभी इमोशन हमारे सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन। पर यदि बिना रेजिस्टेंस के आप पूरा इंटेंसिटी के साथ फील करेंगे तो वो रिलीज हो जाएंगे। ये कहा जाता है और ये सत्य भी है, यदि आप पॉज लेकर 1 मिनट भी उस इमोशन को फील करेंगे पूरा, जो भी आपको आ रहा है, यदि सामने वाला कोई चिल्ला रहा है, चुपचाप से आप, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, सिर्फ पॉज लेके आप अवेयरनेस के साथ उसको महसूस करेंगे तो 1 मिनट के भीतर भीतर वो इमोशन रिजॉल्व हो जाता है। और बहुत सारे थेरेपिस्ट थेरेपी क्लासेस वगैरह भी चलती हैं एंगर वगैरह की। मैं उसमें बता रही ना, मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं जितना बता सकती हूँ उतना बता रही हूँ, काम आपको करना है। अगर आपने उसको पास नहीं होने दिया, उसको फील करके रिलीज नहीं किया, रिलीज करने के भी तरीके हमने बताए हैं, लिख कर, दीवार मतलब जमीन को पटक कर, तकिए को, जो जो भी आपको करना है, फील करना है। उदास हो रहे हो तो पूरी तरीके से उदास हो। जब मैं उदास होती हूँ तो पूरी तरह से उदास होती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, बिल्कुल उस फील करती हूँ उस उदासी को। करना चाहिए, तो तभी आप उसको रिलीज कर पाएंगे और फिर आप एकदम अपनी पुरानी एनर्जी में वापस आ पाएंगे। तो इन्होंने कहा यदि आपने रेजिस्टेंस किया तो धीरे धीरे ये आपकी जो एनर्जी है वो आपके एथरिक, मेंटल और इमोशनल बॉडी में जाएगी, जो जाके बहुत बहुत हार्म करेगी। वो आगे हम देखेंगे, है ना। तो जितना अधिक एंगर है, फियर है, हर्ट है, डेस्पेयर में जितना भी आपका निराशा है, सबको होल्ड नहीं करना है। जितना होल्ड करोगे अपने कार्मिक गेम को और लंबा करते जाओगे और दुखदाई करते जाओगे। अपने माइंडसेट को आप बना लीजिए कि आप इस कार्मिक गेम के रिस्पॉन्सिबल हैं। कई लोग कहते हैं कि हम लॉ ऑफ कर्मा को मानते हैं, पर मैडम हम ना लॉ क्या बोलते प्री बर्थ प्लानिंग को नहीं मानते हैं। तो आपके मानने से कुछ थोड़ी फर्क पड़ेगा। आप मत मानिए, आप अपने सुविधा के अनुसार हर चीज को कर रहे हैं। या कई लोग बोलेंगे कि ये मेरा कर्मा नहीं होगा, मैं तो इतनी अच्छी हूं, मैंने आज तक एक चींटी नहीं मारी। इस जन्म में नहीं मारी होगी मैडम आपने चींटी, पर कभी ना कभी आप भी कुछ ना कुछ तो किए होंगे। मैंने भी किया, आपने भी किए होंगे, सभी किए। तो आप पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अपने आप ही, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपका कर्म का रिजॉल्व आप ही कर सकते हैं। आपकी ही एग्रीमेंट से वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है। जितनी जल्दी एक्सेप्ट करते जाएंगे उतनी जल्दी आप फ्री होते जाएंगे। इमोशंस को कैसे प्रोसेस करें, फिर से मैं कहूंगी कि फील इट इन फुल इंटेंसिटी। बार बार कहा जाता है, जैसे ईएफटी में भी हमको सिखाया जाता है कि जब किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए नफरत है, तो आप उसको पूरे अपने बॉडी में याद करके आप फिर टैपिंग करो, जो हमको ऐसे टैपिंग सिखाई थी। तो आप ईएफटी के तो नहीं करे हैं, एक सेडोना इफेक्ट भी बताई हूँ मैंने आपको, मेरे रिलेशनशिप वाले उसमें जाके देखिएगा। सेडोना इफेक्ट आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि सेडोना इफेक्ट कैसे है। उसमें अपने को फिर से उस इमोशन को रिलीव करना है, फिर से जीना है, और बार बार अपनी इंटेंसिटी को चेक करना है, बार बार पूछना है अपने आप से
कि मैं क्या इसको रिलीज कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ, कितने दिन तक के और नहीं करूंगी, अपने ही इंटेंसिटी को धीरे धीरे कम करते जाना है। तो इमोशन को प्रोसेस करने के बहुत से तरीके हैं, गूगल वगैरह में देखिए और अच्छे से किसी मास्टर से बात करिए, मैं नहीं हूँ उसकी मास्टर। तो ईएफटी में भी करते हैं, सेडोना इफेक्ट भी है, और धीरे धीरे, और हो सकता है वो कहते हैं कि एक ही व्यक्ति से आपके मल्टीपल गेम्स हो, बहुत ही सारे लेसन एक ही व्यक्ति से सीखने हो, एक के बाद एक, कई वर्षों तक, कई जन्मों में भी वो चल सकते हैं। एक ही समय में जब ऐसे मल्टीपल गेम आपके सामने आते हैं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब जैसे मान लीजिए किसी का हस्बैंड है, वो बहुत ड्रिंक करता है, उसकी इज्जत भी नहीं कर रहा, उसको प्यार भी नहीं कर रहा, अब उसको बहुत सी चीजें लर्न करनी है, उसको सेल्फ लव भी करना है ताकि वो किसी अपने हस्बैंड से प्यार की उम्मीद मत करे। ड्रिंक कर रहा है तो उसको एक्सेप्टेंस भी सीखना है बिना कोई कंडीशन के, नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस सीखना है, या अपनी कीमत को, सेल्फ वर्थ को पहचानना है, चाहे वो मेरी कीमत नहीं कर रहा पर मैं मायने रखती हूँ। तो कई कई गेम्स, लेसन्स एक ही आदमी से हमको सीखने पड़ते हैं, तो हमको आइडेंटिफाई करना है और अपने ऊपर काम करना है। सबसे बड़ी रुकावट हमारे कार्मिक पैटर्न को तोड़ने में यही आती है कि हम बार बार अपने पुराने पैटर्न की तरफ चले जाते हैं। हस्बैंड ने कुछ बोला नहीं और हम चालू हो जाते हैं, मदर इन लॉ ने कुछ बोला नहीं, हमारा रिएक्शन चालू हो जाता है। अगर मान लो 1-2 महीने तक के छुपा के भी रखे रहोगे तो 2 महीने के बाद फूट पड़ोगे पूरा वल्कनो, क्योंकि आपने उस इमोशन को रिलीज नहीं किया था, उस इमोशन को आपने दबा के रखा था। दबते दबते एक वॉल्केनो के रूप में जमा होगा, फिर चाहे हस्बैंड हो, चाहे आपके इन-लॉज हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, वो एक्सप्लोड होके पूरे इस रिश्ते को खराब कर देगा। तो पुराने पैटर्न में आपको नहीं जाना है। अगर ऐसे ही सेम लेसन आपको कई रिश्तों से मिल रहे हैं, जैसे आपको आपको लग रहा है कि आपका हस्बैंड पसंद नहीं कर रहा, आपके फ्रेंड आपको पसंद नहीं कर रहे, और भी कई चीजों से आपको रिश्ते में लग रहा है, तो आप टटोलिए कि आप क्या अप्रूव चेक करना चाह रहे हैं, मतलब क्या अप्रूवल चाहते हैं आप। कुछ आप में कमी होगी। अगर एक या दो इंसान वही पैटर्न, मतलब वही चीजों को आपके साथ करेगा तो ये तो भी समझ में आता है, पर बहुत सारे रिश्तों में अगर आपका सेम लेसन है तो अब आपको और सतर्क हो जाना है कि आपको अपने ऊपर ही काम करना है, क्योंकि वो हर जगह से आपको वही मिरर रिफ्लेक्शन के रूप में आपको दिखेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों, बहुत सारे तो नहीं कहूंगी, कुछ एक लोगों के मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ब्रेकअप हो गए हैं। सब बोलते हैं, मतलब कि आते हैं हमारी लाइफ में बॉयफ्रेंड, फिर वो थोड़े टाइम तक के रहते हैं और फिर चले जाते हैं, पता नहीं क्या होता है नीता आंटी, और चले जाते हैं, समझ ही में नहीं आता। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और वाकई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैं जिनको जानती हूँ, पर कुछ तो होगा। क्योंकि देखिए मेरे साथ जो बिहेव कर रही है वो अलग, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो बिहेव कर रही है उनका अपना, समझ रहे हैं ना, उनका एक अलग बिहेवियर पैटर्न है। तो बेटी कुछ तो होगा। अगर 3 ब्रेकअप भी हुए हैं तो कोई तो चीज होगी जो तुम बार बार इस चीज को फेस कर रहे हो। यूनिवर्स, आप जब तक के उस लेसन को नहीं सीखते हैं, चाहे वो आप सपोर्ट चाहते हो, चाहे किसी से लव चाहते हो, अप्रूव चाहते हो, बहुत सारी अनंत संभावनाएं हैं, तो आप उस लेसन को समझिए। जिस दिन आपने लेसन को समझ लिया, उसके बाद जो बॉयफ्रेंड आएगा वो परमानेंट हो जाएगा। अब वो लेसन को कैसे समझे मैं तो नहीं बता सकती, नहीं कोई मेरे पास कोई लिस्ट है कि मैं उनको भेज दूं भाई पीडीएफ कि देखो तुम कौन कौन से हैं लेसन। 27 लेसन कुछ भी नहीं है, अनंत लेसन है हमारे को सीखने के। मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा अपनी मेडिटेशन हाई करो और अपने आप से पूछो कि आपको क्या दिख रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या चीज आपको खटक रही है, क्या आप बहुत टोकते हो उसको, क्या बहुत पजेसिव हो। क्योंकि टॉरकॉम बोलता है कि जब पार्टनर बहुत इम्पोज करता है ना अपने को, बहुत ज्यादा एकदम पजेसिव हो जाता है, तब भी सामने वाला पार्टनर भागता है। तो तुम में क्या कमी है वो तुम खुद ढूंढो, तो समझ गए होंगे कि एक ही पैटर्न अगर बार बार आ रहा है तो आपको ज्यादा होगा, है ना। कभी कभी होता है कि हम बहुत सारे ब्रेकअप हों या हमारे कोई रिश्ते भी हो तो हम बोलते हैं हम हमको कोई परवाह नहीं, हाँ ठीक है हमारी लाइफ तो अब कितनी बची है, 15-20 साल बची है, अब चले जाएंगे और क्या, अब कुछ करना नहीं है। आप अपने को कन्विंस कर रहे हो कि पेन नहीं है। जितना आप इस पेन को नकारोगे उतना अपने कार में गेम को डिले करते जाओगे। पेन है तो कर्मा है, आपको काम करना है, फिर चाहे आपकी लाइफ के 5 साल बचे हो या
2 साल बचे हो, आपको काम करना है, आप डिले मत करिए। इस जन्म में पूरा नहीं करे फिर अगले जन्म में वैसे ही उसी पर्सन के साथ या किसी और पर्सन के साथ सेम फ्रिक्वेंसी वाले के साथ आपको लेसन सीखना ही पड़ेगा। तो पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो आप एक्नॉलेज करिए कि क्या लेसन है, नहीं तो आप न्यू कर्मा भी बनाते जाएंगे। कर्मा रिजोल्यूशन तभी होगा जब आपको उनकी बातों का, उनके हेट्रेड का, उनके इग्नोरेंस इग्नोर करने का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप डिटैच हो जाएंगे, आपका कार्मिक चार्ज खत्म हो जाएगा। रिजॉल्विंग कर्मा के ऊपर एलिजाबेथ कहती हैं कि आप और आपका पार्टनर अगर एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, नहीं ये डिकोड कर्मा से मैंने लिया था, वो कहते हैं कि आप पहले इस गेम को समझिए। 4 पहिए होते हैं कुर्सी के, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। 4 पहिए होते हैं कुर्सी के, उसी के ऊपर वो खड़ी होती है कुर्सी। तो आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर क्या सोचेगा, मैं विक्टिम हूं, सामने वाला दोषी है। आप क्या सोच रहे हैं, मैं विक्टिम हूं, सामने वाला दोषी है। आप दोनों तरफ से गेम खेलते हैं। कभी आप बहुत बोल के उसको टॉर्चर करते हैं, कभी वो आपको बहुत टॉर्चर करता है। तो आप देखिए कि इस रोल में आपका परसेंटेज कहां पर ज्यादा है। आप या तो ज्यादा टॉर्चर करते हैं या ज्यादा टॉर्चर होते हैं। क्वाड्रेंट है आपका कार्मिक गेम। तो आपको उस चतुर्भुज को पूरा कैलकुलेशन करना है कि आप किस रोल में फिट बैठ रहे हैं ज्यादा। ठीक है, जब आप अपने पार्ट को देखेंगे तो आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। जब आपको मान चलेगा अरे मैं ही तो सबसे ज्यादा उसको टॉर्चर कर रही हूँ, मेरे टॉर्चर करने से वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो आप जब अपने पार्ट को देख लेंगे, अपने हिस्से को देख लेंगी, तो आप उसको रिजॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगी। बैड थिंग्स हैपनिंग टू गुड पीपल, हम लोग के में ये कॉन्सेप्ट रहता है मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तभी तो मेरे साथ बुरा होता है, अच्छे लोगों के साथ ही सब बुरा होता है। उसी पर आप यकीन करते हैं, पर आप लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन को समझ लेंगे तो आप समझेंगे कि आपको भी हील होना है, उसको भी हील होना है, वो भी आपके साथ इस रिश्ते में हील होने आया है। जब कोई किसी को दुख दे रहा है तो उसको भी हील होना है, तभी तो आप दोनों आए हो। आपको भी हील होना है और उसको मदद करना है। और फीमेल का स्पिरिचुअल टास्क बहुत ही सुंदर, एक फॉरगिवनेस के ऊपर चैप्टर था जो मैंने पढ़ा, उसको मैं इतना नहीं बता सकती। उसमें बहुत अच्छे से लिखा है कि एक फीमेल का पार्ट क्या होता है, आपको मालूम है कि आप उस पार्टनर को हील करने में मदद करें, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ज्यादा इवॉल्व हैं। एक मेल से हम फीमेल लोग ज्यादा इवॉल्व होते हैं। और जब प्री बर्थ प्लानिंग होती है ना, तो 2 पार्टनर्स लोग जब मिलते हैं जिनके बहुत बैड कर्मास हैं, तो वो अपनी वाइफ के रूप में उसको चुनता है जो उससे लव में आगे है। फिर उसको कहता है कि ठीक है तुम मेरी लाइफ बनना, मेरी वाइफ बनना, ताकि तुम्हारे में जो वो इतना प्यार की जो एनर्जी है ना, तुम मुझे सिखाओगी। तो वो आपको एक सिखाने के लिए एक फीमेल पार्टनर का एक वो दिया है, रोल दिया है। तो आपका जिम्मेदारी है एक फीमेल पार्टनर की है कि वो खुद हील हो और दूसरे को हील करने में मदद करे। आपका स्पिरिचुअल टास्क है ये। अपने रिपीटेड पैटर्न को अवेयरनेस के साथ इस कार्मिक गेम में मत होने दें। आपकी अवेयरनेस उसको तोड़ेगी। जैसे प्रैक्टिस करते हैं हम साइकिल चलाने का, बिल्कुल वैसे ही इस कार्मिक पैटर्न को तोड़ने का आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एक दिन में नहीं होगी, एक महीने में नहीं होगा, क्योंकि आदत है ना, किसी ने बोला नहीं हम तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, तुरंत उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं या ग्रज रखने लग जाते हैं। तो जो भी है अपने प्रैक्टिस करते जाना है। बार बार आप डगमगाते जाएंगे, बार बार आप पुराने पैटर्न में जाएंगे। फिर आपको अवेयरनेस लानी है और आप अपने इमोशंस के आधार पर अपने कार्मिक गेम को सीखना है कि क्या है। क्योंकि जैसे अगर आपके इमोशंस, अगर आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे,
हम ऑपोजिट से सीखते हैं। अगर हेट्रेड आ रही है तो आपको लव देना है, लव सीखना है। अगर आपको लग रहा है मैं इस आदमी को टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको टॉलरेंस ही सीखनी है, तो आप इस गेम को समझ पाएंगे। कर्म का सबसे कठिन हिस्सा यह ज्ञान है कि आप किसी भी व्यक्ति को नहीं बदल सकते जब तक वो स्वयं न चाहे। पूरी दुनिया अपने पार्टनर को बदलने में जुटी हुई है। वो ड्रिंक करना छोड़ दे, वो स्मोक करना छोड़ दे, वो बहुत फ्लर्ट करता है, मतलब हाँ, बस सुधारने में ही लगे हुए हैं सब लोगों को, अपने पार्टनर को। तो आप सामने वाले को नहीं बदल सकते। और क्योंकि कार्मिक एग्रीमेंट के चश्मे में वो आपको देख रहा है, आपको लग रहा है कि वो क्यों नहीं सुधर रहा है, तो वो आपके कार्मिक एग्रीमेंट जो आपका हुआ था कि मैं तुमसे लड़ूंगा, तुमसे झगड़ूंगा, तुमको बहुत टॉर्चर करूंगा, वो कार्मिक एग्रीमेंट लेके आया है। अभी उसने अपने कार्मिक एग्रीमेंट को क्लोज नहीं किया है, तो आपको उसी तरीके से बिहेव करते रहेगा। तो आपको अपने ऊपर काम करना है। जब तक कि उसका कार्मिक अकाउंट क्लोज नहीं हो जाता, तब तक असंभव है कि आपको वो प्यार की नजर से देखे। तो ये इस टाइम में आप सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं और आपको लगता है कि मेरा अपने ऊपर काम करना ही बेकार है, क्यों मैं काम कर रही हूँ, ये आदमी सुधरेगा ही नहीं। तो आप उसकी सिचुएशन को समझिए। वो अभी भी वही चश्मा लगा कर रखा है जो प्री बर्थ प्लानिंग में लाया था कि इस फाइल से लड़ना है। जब तक के वो अपना कार्मिक अकाउंट क्लोज नहीं करेगा, आपको वो प्यार से नहीं देख पाएगा। आप निराश मत होइए, शांति बना के टॉलरेट करते जाइए। और अब्यूसिव रिलेशनशिप है और आप थक गए हैं, आपको लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ स्टक हो गई, आप बहुत संवेदनशील हो गए हैं। कभी कभी रिश्ते में इतना खराब हो जाता है जहां पे कोई भी आपको उम्मीद नहीं होती है और आपको लगता है कि अब बस इनफ है। क्योंकि देखिए, टॉलरेंस की जो बाउंड्री है वो आपको ही बनानी है, कोई आपको बता नहीं सकता, पत्नी सर भी नहीं बता सकते। तो जिस समय आपको लगता है कि ठीक है अब मैं इसको और नहीं सह सकती, तब आप उस रिश्ते से मूव ऑन करके कुछ समय के लिए भी जा सकते हैं और परमानेंट भी जा सकते हैं। डिवोर्स भी ले सकते हैं या कुछ समय उससे समय मांग के अलग भी रह के अपने ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे प्रदीप सर बोलते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन इतना इंटेंस करिए कि आपको इनर गाइडेंस मिले, बाकायदा आपको इनर गाइडेंस मिलेगा कि इस रिश्ते को रखना है या हमेशा के लिए छोड़ के जाना है। फिर चाहे कार्मिक अकाउंट रहे, ठीक है, अगले जन्म में कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप जितने रेसिड्यू हैं वो आप मेडिटेशन से और गुड कर्मास के द्वारा आप रिजॉल्व कर सकते हैं। पर यदि आपका कोई रिलेशनशिप इतना खराब नहीं है, अगर आपके 1-2 साल अपने ऊपर काम करने पर वो रिश्ता सुधरता है, तो बेहतर है कि आप मेडिटेशन और अपने आप पर पूरा एफर्ट लगाएं कि वो रिश्ता आपकी एक अच्छी लविंग रिलेशनशिप या एक फ्रेंडशिप में बदल जाए। और ये भी हो सकता है कि जब आप उसको छोड़ के चले जाएंगे या उससे थोड़े टाइम के लिए अलग होके रहने लग जाएंगे, तो यदि उसने भी अपना कर्मा का बैलेंस कर लिया तो वो आपके पास वापस आएगा। कई रिश्तों को, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि हस्बैंड वाइफ बिल्कुल अलग हो जाते हैं और कई सालों के बाद हस्बैंड उनको लेके वापस अपने घर जाता है और फिर अच्छी लाइफ जीते हैं। हमारे रिलेटिव्स में भी ऐसा हुआ है। तो आप उम्मीद मत छोड़िए, हो सकता है उसका भी अकाउंट क्लोज हो और वो आपके पास लेने आए। और यदि नहीं आता है तो कम से कम आप इतना अपने ऊपर काम करते जाएं कि उससे पूरी तरीके से डिटैच हो जाए। फिर वो अगर आपके प्रति कोई निगेटिव चीजें भी थ्रो कर रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा और आपके कर्मास को सॉल्व करने में कोई रुकावट नहीं होगी। आपको ये मत सोचिएगा कि वो अगर नेगेटिविटी फेंक रहा है तो मैं अपने कर्मा को कैसे सॉल्व करूंगी, वो आप करते रहेंगे। आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते जाइए और डिटैच होते जाइए। और आप फिर जब आप डिटैच हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब लड़ाई करने की और जरूरत ही नहीं। अब लड़ाई करने से अच्छा चुपचाप से अपने इनर पीस और अपना शांति से बैठे रहो और लेट गो करते रहो। एकमात्र तरीका है लेट गो करना। लेटिंग गो करना सबसे बड़ा हमारा डिफिकल्ट टास्क और डिफिकल्ट लेसन होता है अपनी लाइफ का। क्योंकि वहां पर ये अर्थ होता है कि अब कोई भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई भी आपकी वांटिंग नहीं है, कोई आपकी चाह नहीं है और ना ही कोई पुराने पैटर्न में जाने का मन हो रहा है। अब बिल्कुल लेट गो कर दिया आपने। इसमें महीनों और सालों भी लग सकते हैं
और यदि आपने टोटल डिटैचमेंट कर लिया, अर्थात अब उस व्यक्ति से मिलने की भी इच्छा नहीं है और न ही आप उसके साथ फिर से जिंदगी को बिताना चाह रहे हैं, तो आप टोटल डिटैच हो गए। और जैसे आपने डिटैच हुआ, आपका कार्मिक अकाउंट खत्म, आपका अपना, क्योंकि आगे बताऊंगी आप, तो उसके अब आप अपने में जैसे आप टोटली डिटैच होंगे तो आपको लगेगा कि अब मैं होल हूँ, कंप्लीट हूँ, अब कोई अभाव की फीलिंग नहीं। तो आप हमेशा, आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी का या आपका जो पार्टनर है आपको छोड़ दिया है या आप उसको छोड़ के आ गए हैं, एक हमेशा कमी महसूस होती रहेगी। तो अब कोई कमी की फीलिंग आपको महसूस नहीं होगी। ऐसे में रिश्ते का अंत बहुत पेनफुल होता है, पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस दर्द को लंबा मत खींचिए। जितना हो सके आप अपने अतीत से बाहर आए। जो इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, उसको अतीत में उसको बार बार याद करके दुख मनाना नहीं है, न ही उस अतीत को पकड़ना है। फिर चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, जो चला गया वो चला गया। लेटिंग गो सबसे बड़ा डिफिकल्ट है, जिसको सीखना बहुत जरूरी है। तो जितनी देर तक के हम अपने पास को पकड़ते हैं, उतना ही कठिन होता है अपने लेसन को सीखना। टाइम हील्स ऑल वुंड्स। जैसे जैसे समय बदलते जाएगा, आपके समय के साथ साथ आपको क्लैरिटी भी आती जाएगी। आपको समझ में आएगा कि ठीक है, वो इंसान आया था तो मुझे शायद यही सीखना था, या मेरा इतना ही कर्मा का लेन देन था। क्योंकि जितना नफरत किए हैं उतना वो आप उसको प्यार देंगे और वो चला जाएगा आपकी लाइफ से। बहुत बहुत सी संभावनाएं, मैं एक एक चीज नहीं बोल पाऊंगी, तो आप खुद समझिएगा। तो आप लेसन को तभी पहचानेंगे जब आप लेटिंग गो करेंगे। जब तक के नहीं करेंगे, उस अपने फ्रेंड को, अपने लवर को, अपने एक्स हस्बैंड को आप पकड़ के रखेंगे, उसके साथ मोह रखेंगे, आप लेसन को नहीं करेंगे और इस कार्मिक गेम में फंसे ही रहेंगे। अपने कार्मिक गेम में अपने रोल को बार बार पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप समझिए। और आप जितना सोचते हैं कि आप मासूम हैं, आप पेन में हैं, उतना ही वो भी है। ऐसा नहीं है कि मैन है तो उसको पेन नहीं होता है, उसकी भी लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही है तो वो भी उतना ही है। दोनों रिस्पॉन्सिबल हो। रेंडमली कोई भी चीज आपके लाइफ में पेन नहीं आता है। इस कार्मिक गेम के रचयिता आप हैं और इस चक्रव्यूह को तोड़ने वाले भी आप हैं। इस विशियस सर्कल को आप ही तोड़ सकते हैं। फाइनल लेसन आपके रहते हैं कि आप खुद को टटोलिए कि अभी भी मैं क्या पकड़ रही हूँ, मैं क्या उम्मीद कर रही हूँ जो नहीं हो रहा है। क्या मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सिचुएशन ठीक हो जाए? क्या मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सब ठीक हो जाए, पहले जैसे मुझे प्यार करने लग जाए, जो हनीमून पीरियड वाला था? अगर अभी भी आपको दूसरे व्यक्ति को बदलने की चाह है तो आपके लेसन पूरे नहीं हुए हैं। जब महसूस हो कि जो हो रहा है ठीक है और वो नहीं भी बदले, तो भी मैं प्रेम और शांति से उसके साथ रहूंगी और प्यार ही उंडेलते रहूंगी, तब आपने फुल एक्सेप्टेंस, फुल फॉरगिवनेस के साथ एक फाइनल लेसन पढ़ लिया। आपको लग सकता है कि उसके साथ आपके कार्मिक ये जो इश्यूज हैं वो पूरे हो गए, पर वो अभी भी नहीं बदल रहा है। अभी भी वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, बहुत गलत बिहेव कर रहा है। फिर वही पैटर्न आ जाएगा। आपको समझना है कि अभी उसने अपने कार्मिक बैलेंस को नहीं किया है, तो आप उसको और बार बार एहसान दिखा के कि मैं बदल गई हूं, तुम भी बदलो, फिर सुधारने की कोशिश मत करो। न मेडिटेशन में लाने की कोशिश करो, न उसको सुधारने की कोशिश करो। आपको अपना काम करना है, अपनी पीस और लव में अपने आप के साथ, उसके साथ बिहेव करना है। हमारे कर्म की विडंबना यही है कि हम सिर्फ अपने कर्मों को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें भी तो अपने हस्बैंड के कर्मों को रिजॉल्व नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी उसको प्यार करें। और सच्चाई यह भी है कि हम एक दूसरे को बदलने के लिए नहीं मिल रहे हैं। यूनिवर्स ने हमको अपनी हीलिंग और दूसरी की हीलिंग के लिए ही मिलाया है। कई लोग को ये लगता है कि हम दोनों जने अच्छे से बैठ के बात कर लेंगे और सॉर्ट आउट कर लेंगे कि भाई तुम्हारे को मेरी ये बात पसंद नहीं, मुझे तुम्हारी ये वाली बात पसंद नहीं, हम दोनों जने अब बिल्कुल कोई भी एक दूसरे को टोकेंगे नहीं या इंसल्ट नहीं करेंगे या जो भी है। या कई लोग मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, मोटी मोटी फीस दे देते हैं और सोचते हैं कि हमारा कार्मिक अकाउंट क्लोज हो जाएगा।
तो एलिजाबेथ कहती है कि आप कभी मत सोचना कि एक डिसीजन से, एक मीटिंग से आपके कर्म क्लीन हो जाएंगे। आपको पूरे दिन भर पूरे अवेयरनेस के साथ कई कई टाइम तक के उस पुराने कार्मिक पैटर्न को बदलने में मेहनत लगानी पड़ेगी। आपको अवेयरनेस पूरे समय रखनी पड़ेगी। काउंसलर भी आपको काम ही करने के लिए देगा, जो जाते होंगे उनको मालूम है कि वो काम करने के लिए देता है। तो ये जो जो हमारा कर्मा रेजोल्यूशन है, वो बोले आपके सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस से आएगा, दूसरे के अवेयरनेस से नहीं। आप ना अपने हस्बैंड को अवेयरनेस दे सकते हैं ना आप सब। मैं जो इतना आप लोग को कर्मा समझा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं समझा सकती, मैं अपने हस्बैंड को नहीं समझा सकती, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलेंगे, मैं अपने हिसाब से चलूंगी। समझ रहे हैं ना? तो आप अपने हस्बैंड को अवेयरनेस नहीं दे सकती हैं, वो अपने हिसाब से रिजॉल्व करेगा। और जैसे जैसे आपका रिजॉल्व होते जाएगा, चार्ज होते जाएगा, मतलब आप कंप्लेनिंग मोड से बाहर जाते रहेंगे। हो सकता है कि आप हील हो जाए, आप हील होके बिल्कुल खड़े होके देख रहे हैं कि सामने वाला नहीं बदल रहा है, और वो पूरी जिंदगी भर लड़खड़ाते हुए कभी आपको प्यार करेगा, कभी लड़ाई करेगा, कभी प्यार करेगा, कभी लड़ाई करेगा। तो आपको इग्नोर करके आगे बढ़ते जाना है। बस अवेयरनेस रखिए कि आप पुराने पैटर्न में मत आइए। अगर वो गैस लाइटिंग कर रहा है तो आप उत्तेजित मत होइए। कभी कभी हमारा जो ये रेजोल्यूशन है, हमारा कर्म का जो समाधान है, वो बहुत अधूरा लगता है। जब आप अपने पार्ट को देख लेते हैं, दूसरे के पार्ट को भी देख लेते हैं, आप समझ भी गए हैं कि आपको जो चाहिए, जो प्यार चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो आप अपने को ही दे सकते हैं, सामने वाला आपको नहीं दे सकता। पर फिर भी आपको ऐसे लगता है कि आप उसका बहुत ख्याल रखते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, उसको खुश रखने के लिए सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं। फिर वहां पे आएगा, पर वहां पे भी आपको फिर से निराशा आ जाएगी। तो वो बोल रहे हैं कि आप कितना भी उसको खुश रखने की कोशिश करें, कितना भी आप अच्छा व्यवहार करें, पर वो आपको हर्ट करने का कोई अवसर नहीं खोएगा। पर तब भी आप अपने को, उस दुख अपने ऊपर हावी मत होने दें। कंपैशन रखें कि आप हील हो गई हैं, पर वो अभी तक इस सत्य को नहीं जान पाया है कि वो एक कंपैशन रखिए कि वो सत्य को नहीं देख पा रहा है जो आप देख पा रहे हैं कि एक कार्मिक गेम है। पर आप उसका प्यार से बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, बहुत ऑनेस्टी के साथ। कई बार जैसे हम बोलते हैं कि जीवन एक नाटक है, अपनी ड्यूटीज आपको पूरी करनी है, आप नाटक में अच्छे से अपने किरदार को निभाइए। इसका मतलब ये नहीं कि मास्किंग करके अपने हस्बैंड के लिए अच्छा खाना बना रहे हैं, सामने बोल रहे हैं ओ माय गॉड मैं कितना प्यार करती हूँ आपको, और फिर पीठ पीछे आप, कितना इरिटेटिंग है वो पर्सन, अपनी ही मदर को बोल रहे हैं, अपने ही अंदर सेल्फ टॉक कर रहे हैं। तो जो ड्यूटीज हैं, जो हमारे धर्म है, उसको पूरी फुल हार्टेडली अपने को करना है। जो हम हैं, लव, वही हमको देना है। कंपैशन रखिए कि वो नहीं समझ पा रहा है आपको, पर आप इतनी अवेयर है कि आप समझ रहे हैं उसके भी पार्ट को और अपने भी पार्ट को। तो अधूरे मन से अपनी ड्यूटीज को पूरी मत करें। और अगर दोनों पार्टनर साथ में काम करते हैं, मेडिटेशन अगर साथ में कर रहे हैं और अपने एक दूसरे की कमियों को आपस में डिस्कस करके उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो कि जैसे मैं बहुत गुस्सा होती हूँ तो मैं मैं नहीं होती हूँ ना, मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, कि जैसे मान लीजिए मैं गुस्सा हो रही हूँ, मेरे हस्बैंड को टोकनी क्या जाता है, तो हम लोग दोनों जन एक करेंगे ना, वो क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, तुम टोकना मत, तुम मेरे को नहीं ट्रिगर करना, मैं तुमको ट्रिगर नहीं करूंगी। तो जब दोनों साथ में पार्टनर बैठ के काम करेंगे तो अद्भुत परिणाम होंगे और बेहतरीन आपके रिश्ते तीव्र गति से चेंज होते जाएंगे। और यूनिवर्स हमेशा हमारे एनर्जी की हाईएस्ट वाइब्रेशन को हमारे लिए प्रोवाइड करता है जब हम अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेट गो करते हैं और भीतर में एक स्पेस बनाते हैं। देखिए कितना सुंदर सेंटेंस है। जैसे आपने टॉक्सिक रिलेशन को हटा दिया, नफरत हटा दी, ग्रजेस हटा दिया, कंप्लेन हटा दी, यूनिवर्स तो देने के लिए तैयार है हाई वाइब्रेशन। तो आप अलाउ करिए, स्पेस दीजिए एक सुंदर प्यारे रिश्ते को रियलिटी में लाने के लिए। कब होगा ये नहीं मालूम, पर आप कर सकते हैं। राइट टाइम आएगा तब यूनिवर्स आपके लाइफ में ऐसा मिरेकल कराएगा कि आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी मैं नहीं बता सकती। आप सिर्फ यूनिवर्स से क्लैरिटी मांगिए और जो भी इंफॉर्मेशन और साइन के रूप में आ रहा है उसको आप यूज करिए। फिर एग्जांपल है, मैं नहीं बता सकती। सिर्फ एक ट्रुथ आप ये समझ लीजिए कि कर्म के अंदर वाला
जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल था कि जैसे मान लीजिए हस्बैंड से प्यार नहीं मिला, तो एक शॉर्ट में बता रही हूँ एग्जांपल, कि वो लेट गो करती है लेडी, और वो प्यार को जो उसके हस्बैंड ने प्यार नहीं किया, वो ढूंढ रही थी जिस प्यार को, वो अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स लोगों में बांटे, तो उसको वहां से प्यार मिलेगा। या दूसरी मैरिज कर ले और वहां पर एक अच्छी बेहतरीन वाइफ के रूप में प्यार को दे। हम अपने कार्मिक का पेमेंट किस किस तरीके से और कैसे कैसे हीलिंग करते हैं वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। तो बहुत से सेट्स हैं। ट्रुथ ये है कि कर्मा के अंदर वाला व्यक्ति ही जानता है कि उसको क्या करने की जरूरत है, कोई नीता मैडम नहीं बता सकती, इसलिए फोन मत करिए। तो उनका उनका कौन सा लेसन अंदर में रिजॉल्व, मतलब उसको ही मालूम है कि उसको कौन सा लेसन अंदर में रिजॉल्व करके मुक्त करना है। कभी कभी हमने कर्म चुका लिए हैं ये या नहीं, ये स्पष्ट नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत ही ट्विस्ट आता है। इसके बाद बताती हूँ कि जब हम प्यार को ढूंढते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारे रेजोल्यूशन के रूप में मेरे हस्बैंड से, मतलब पार्टनर से ही, मैं क्यों अपने को एग्जांपल दूं भाई, मेरे रिलेशनशिप अच्छे, मैं हाई वाइब्रेशन वाले चीज में कोई अपने लिए गलत वर्ड्स यूज नहीं करूंगी, है ना, ये नियम है। तो जब हम प्यार को ढूंढते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हस्बैंड से ही मिले, हो सकता है वो हमको सेल्फ लव के द्वारा या किसी और से भी मिले। ये हमारे रेजोल्यूशन के तरीके होते हैं, हमको खुद से प्यार करना, सेल्फ लव करना सीखना होगा। प्रदीप सर ने कितना अच्छा बताया कि सामने वाला प्यार नहीं दे रहा है तो आपके में सेल्फ लव की कमी है, ये रेजोल्यूशन है। या अगर आपको दूसरे से सपोर्ट चाहिए पर वो नहीं मिलता है, तो आपका लेसन होगा कि आप उस सोर्स से, उस ईश्वर से कनेक्ट होके उसके साथ सपोर्ट, उससे सपोर्ट मांगे। बहुत से हैं एग्जाम्पल, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग है रेजोल्यूशन का, इंटरेस्टिंग, फनीएस्ट और मोस्ट रिस्की मोड आता है। जिनके लिए हम तड़पते हैं, जिनसे हम प्यार पाना चाहते हैं, कभी कभी वो इस जन्म काल में हमारा नहीं होता है, नेक्स्ट बर्थ में होगा या नहीं भी होगा, हमें नहीं मालूम। या वो तब सामने आ जाएगा जब आपको उसकी जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे उसने आपके किसी फ्रेंड का या आपके एक्स लवर का कहा है कि आप उस रिलेशनशिप से जैसे ब्रेकअप हुआ, वो अपनी लाइफ में खुश हो गया, आप अपने ऊपर काम करके, अपनी हीलिंग करके, अपने आप को मतलब प्यार देकर अपने को हील कर दिए, आप बिल्कुल डिटैच हो गए। जैसे मैंने कहा कि आपका रेजोल्यूशन का क्या होएगा, जब आप पूरी फुल्ली तरीके से डिटैच हो जाएंगे उससे, आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, आपने तब कर्मा चुका लिया, क्योंकि ये इनर वैलिडेशन हो गया कि आप खुश हैं। अब वो आपका एक्स जो आपका लवर था वो चला गया, आपने अपने ऊपर काम किया, बिल्कुल हील हो गया, बिल्कुल अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, अचानक वो आपके सामने आ जाए फिर से लाइफ में। तो वहां पे बोल रहे हैं कि डिकोड कर्मा में इतने अच्छे से उन्होंने, अलीशा ने बताया है कि वहां पे ये कारण नहीं है कि आपका उसके साथ कर्मा का बैलेंस कम है इसलिए वो आया है। कई बार यूनिवर्स हमको टेस्ट करने के लिए भेजता है कि आप वाकई डिटैच हुए हैं कि नहीं, आप अपना कर्मा बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं। मैं आपको सेंटेंस पढ़ के बताती हूँ। आपको कोई नया भी मिल गया हो तब भी कई बार वो अपने पास के जो हमारे लवर्स होते हैं, हमारे किसी के लवर्स होते हैं, वो आ जाता है। तो ये आपको लाइफ में फिर से दिखाई दिए, क्योंकि अब तुमको आवश्यकता नहीं थी, अब चुनाव आपको करना है, अब आपको डिसीजन लेना है। आपका रेजोल्यूशन, आपका समाधान तब था जब आपने मूव ऑन कर लिया था। आप समझिए, आप उसके बगैर खुश थी, बिल्कुल हेल्दी थी, कोई उसकी याद नहीं आती थी, कोई कमी नहीं, आपको लगा मैं कंप्लीट हूं। आपने कर्मा चुका लिया, अब वो आया है आपके पास, तो आपको कोई कर्मा रेजोल्यूशन को वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये इंटर वैलिडेशन है जो आपको बेहतर महसूस कराता है, और आपने महसूस कर लिया है, ठीक है, आपने कर लिया। हो सकता है अब आपको अपने हृदय को फिर से मतलब कैसे बोलूं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो फिर से सामने आ गया है तो कर्मा चुका है कि नहीं। तो आप अपने पुराने लाइफ को देखिए कि आप उसके बगैर खुश थी, तो आपका कर्मा चुक गया। अब वो सामने आया तो आपको दिल को टूटने से बचाने का, अर्थात अपने ओल्ड पैटर्न से और अपने उससे अटैचमेंट से
और उस ट्रुथ को जानने का समय आ गया है। ये समय आ गया है कि आप उसके बगैर कंप्लीट हैं, आप जान चुके हैं। फिर से उसके कारण, उसके आने के कारण आप उसके साथ एंटेंगल नहीं हुए। आपका जब कर्मा चुक गया, अब वो फिर से आपकी लाइफ में आपके सामने आके खड़ा हो गया। मोह, क्योंकि जिसको हम प्यार करते हैं हम उसको खोना नहीं चाहते, वो चाहे चला जाए, फिर वो आता है। तो एक जो विमेन को हम क्या बोलते हैं, फीलिंग, और मैन को क्या कहते हैं, डिजायर्स। मैन के डिजायर है, हो सकता है वो फिर से आपके पास इसलिए आया हो कि अपनी वो बीवी से बोर हो गया हो, क्योंकि मैन डिजायर्स है। मोस्टली जब भी उसको अपनी वाइफ से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, हर हस्बैंड अपनी वाइफ से इमोशनल सपोर्ट चाहता है। अगर उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो फिर बाहर ढूंढेगा, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए सबसे सेफेस्ट जगह क्या होगी, उसके एक्स लवर, उसके पास जाके दरवाजा खटखटाएगा। यहाँ पर आपको इस ट्रुथ को देखना है कि आपका कर्मा चुक गया वहां पर। अब ये नहीं है आपका कर्मा क्या था, जब वो आपको छोड़ के गया, या एक तरफा प्यार था, हो सकता है वो आपको प्यार ही नहीं करता हो, आप ही उसको प्यार करते हो, वो सिर्फ टाइम पास के लिए आपको फ्रेंड बना के रखा हो। क्योंकि लव रिलेशनशिप में बहुत सी चीजें अनकही हो जाती है, तो सामने वाले को नहीं समझ में आता कि सामने वाला कितना सीरियस है। देखिए मेरा नहीं हुआ है, पर मैं एक बात बता रही हूँ। तो हो सकता है वो आपका एक तरफा प्यार हो, या हो सकता है चलिए दोनों तरफ से प्यार होगा, पर आपने जब कर्मा चुका लिया तो आपकी सफरिंग वहीं तक की थी जब वो आपको छोड़ के गया। अब आया है तब आप पूरी अवेयरनेस के साथ अपने साथ जस्टिस करिए, पुराने कार्मिक पैटर्न में मत फंसिए, क्योंकि इस समय आप एक न्यू कर्मा बनाएंगे और ये न्यू कर्मा फिर आपके नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ के लिए वैसे ही सिचुएशन को क्रिएट करेगा जहां पे आप अभी थे। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला है। आपको सिर्फ ये बताने के लिए आ गया है कि आपके और उसके कार्मिक अकाउंट पूरे हो गए हैं। अब आप खुद अवेयरनेस के द्वारा, ये फनीस्ट वे है आप, और अगर फंसते हैं तो ये आपकी बेवकूफी है और कुछ भी नहीं है। और हर समय इमोशंस के साथ फंस गए तो आप न्यू कर्मा क्रिएट कर देंगे। हाँ, कई बार मैरिज के बाद भी वापस आते हैं। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि मैरिज के बाद उसका एक्स लवर आता है उसके घर में, अब फिर से आना शुरू कर दिया है और उसके बच्चों के लिए खूब महंगी महंगी गिफ्ट्स लाता है। तो मेरे को बोलती है, नीता मैडम मैं क्या करूं, वो कुछ डिमांड नहीं करता। मैंने कहा अभी नहीं कर रहा है ना डिमांड बेटा, अभी तो वो ला रहा है, अभी तो वो बैकग्राउंड बना रहा है। पर कल को फिर से वही प्यार का हुआ, आपकी लॉयल्टी दांव पे लग गई, तो आपका जो इतना सुखी संसार है, सिर्फ एक पुराने इमोशन के कारण आप अपनी इतनी सुंदर मैरिड लाइफ को खराब कर देंगे। बहुत सी मैरिड लाइफ को पुराने प्यार के उसमें खराब होते हुए मैंने देखा है। मैंने नहीं, मतलब बहुत सी चीजों में देखा है। तो कर्म को हल करने का तरीका एकमात्र है कि आप अपने ऋण को चुकाकर फ्रीडम को लें, अपने लेसन को पढ़ लें। कार्मिक डेब्ट एक ट्रांजैक्शनल डेब्ट है, लेन देन का ऋण है। हम कई तरीके से पेमेंट चुकाते हैं, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग सेट सर्कमस्टांसेस बना बना के हम चुकाते हैं। मान लो पास्ट लाइफ में आपने, एलिसन ने पूरा क्या है उनका नाम है भूली, हाँ एलिसन शेरले ने कहा है कि कभी हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने किसी फ्रेंड के प्यार को, मतलब उसके हस्बैंड को आपने छीन लिया था अपने प्यार में रखकर। अब इस जन्म में आपका हस्बैंड या आपका लवर कोई ना कोई छीनेगा, क्योंकि वो पेन, वो जो प्यार को खोने का पेन होता है वो आपको सहना ही है। यहाँ कभी कभी एक दूसरा पैटर्न के रूप में भी ऐसा आपको मिलेगा कि आपको कोई आपके फ्रेंड सर्कल में, मैं एक मिनट लाइन पढ़ती हूँ मुझे याद नहीं है, कि वो आपको दोस्तों के ग्रुप के साथ आपके रिश्ते को बर्बाद कर देगा। इतना आपको आपके फ्रेंड सर्कल में बदनाम कर देगा कि आपके सारे फ्रेंड्स आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपको प्यार नहीं देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि उस समय आप अपने को बहुत अलोन और बहिष्कृत मानते हैं, क्या आउटकास्ट मानते हैं। तो या तो आपने फ्रेंड के साथ उसके प्यार को डैमेज किया है, या कुछ भी किया है, तो आपको अलग अलग वे में आपको ये पेन सहना पड़ेगा। तो हर चीज को आपको समझना है
और कर्मा लेसन की सीरीज भी हो सकती है। अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो आप ऐसे ही बार बार दोहराते रहेंगे। जो भी है आप पैटर्न को तोड़िए, निकलिए पैटर्न के। मैं कुछ एक तोड़ने के की पॉइंट बताऊंगी। सिर्फ इतना बताऊंगी कि ओल्ड और न्यू कर्मा हम कैसे पहचाने। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि हम कैसे पहचाने कि हमारा पुराना कर्मा है कि न्यू कर्मा है। देखिए, जो ओल्ड कर्मा होगा आपका पिछले जन्म का, वो इंटेंस होगा। उसमें इमोशन सबसे ज्यादा आपके हावी होंगे आपके लाइफ के ऊपर। आप ऐसे रोलर कोस्टर में रहते हैं कि आप उतर ही नहीं सकते। हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती। हमने क्योंकि कर्म की स्ट्रिंग को खींच ली और अब खेल चल रहा है, कोई चॉइस नहीं। ये आपका पुराना है। कई बार हम 8-8 10-10 कर्मा के डेप्थ लेके आते हैं, ऋण लेके आते हैं, पर एक दो चुकाते हैं, बाकी फ्री विल से तो अपन भागते रहते हैं। और न्यू कर्मा क्या है कि हम कभी भी जैसे पूरे टाइम बनाते हैं, तो अगर मान लो जैसे आपने कोई नया कर्मा बनाया तो उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब उसमें कोई आपका कोई जुड़ाव नहीं होगा। जब आप बनाएंगे उस न्यू कर्मा को तो आपको तुरंत एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी। वो कहती है कि वो अकथनीय है, वो हम बता नहीं सकते। आपको लगेगा कि आप इस बॉडी में फिट नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मानेगा कि आपने उल्लंघन कर लिया है और चुकाना आपको पड़ेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि ये पहला है, करें। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। मेरी पड़ोसन जो बहुत, मेरी जो नेबर है, वो बहुत ही यूनिक पीस है पूरे हमारे टाउनशिप में। तो उनके साथ मेरी शुरू में तकरार होती थी, क्योंकि वो कॉरिडोर को बहुत गंदा रखती। तो जब भी मैं उसके ऊपर गुस्सा होती थी ना, तो मैं खुद को शिवरिंग करती थी, मतलब खुद शिवर होती थी। तो मुझे लगता है कि वो मेरा न्यू कर्मा ही है, क्योंकि मेरे को कोई अटैचमेंट नहीं है। अब वो कितना भी कर्मा कर, ठीक है। मेरे हस्बैंड मेरे को सिखा दिया, नीता एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो मैंने एक्सेप्ट करना सीख लिया है। वो जितना गंदगी करती है, मैं अपनी दोनों मेट को भेजती हूँ, बेटा साफ कर दो, उसने गंदगी कर ली। तो न्यू कर्मा और पुराना कर्मा का। अच्छा, जो हम मेन चीज बताएंगे कि कैसे हम ब्रेक करें पैटर्न को, तो हम सबसे मेन चीज, ना हमको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, ना किसी पास्ट लाइफ में जाना है कि कारण क्या था। कारण को आपको नहीं जानना है। आपको पूरे टाइम प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है कि ये रिश्ते से मुझे क्या सीखना है। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा आएगा। मेडिटेशन के द्वारा आपके जो भी कर्मा के जो लेसन होते हैं आपकी, क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। आप तुरंत पहचान जाते हैं कि मुझे क्या लेसन सीखना है। मैं अपना बोलूं कि 8 साल पहले मैं तो अपनी कमी भी नहीं दिखती थी, अब कम से कम कमी तो पता चलती है कि मैं गलत हूँ। तो ये क्यों है? क्योंकि मेडिटेशन आपकी अवेयरनेस बढ़ा देती है। तो मेडिटेशन से दो फायदे हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, लेसन जल्दी पढ़ेंगे आप। दूसरा, जो उसके रेसिड्यू हैं वो आपके बर्न होंगे। जो हेट्रेड और उन सब का है, वो धीरे धीरे आपका डिसॉल्व होते जाएगा। दूसरा, आपको ब्रेक कर सकते हैं पैटर्न को कि फुल्ली आप संकल्प करिए कि मैं अपनी अवेयरनेस को नहीं खोऊंगी। कम से कम अपने आप को चैलेंज करिए 40 दिन के लिए। कितना भी सामने वाला ट्रिगर करे, हस्बैंड हो, इन लॉज हो, चाहे कोई भी हो, अवेयरनेस को नहीं तोड़ूंगी पूरे समय। कम से कम कोशिश करूंगी कि गड़बड़ाऊं नहीं। मान लो कभी ढलक गए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कभी गिर गए, तो रिग्रेट नहीं करना, क्योंकि अभी सीख रहे हैं। अभी हम साइकिल चलाते सीखने में हम कितने बार गिरते हैं ना, तो इसमें भी सीखेंगे, आप सीखते जाएंगे। तीसरा, जो हमारे रिलेशनशिप में हमारे प्रदीप सर बार बार बोलते हैं, मौन। मौन आप जितना रहेंगे उतना आप अपने लेसन को समझते जाएंगे जल्दी से, क्योंकि जब आपका मन शांत होगा, आपकी वाणी शांत होगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ते जाएगी। दूसरा, मौना हमारे इमोशनल क्लिनजिंग के लिए भी रहता है। तो जितने किसी के लिए भी आपको नफरत है या गुस्सा है अपने पार्टनर के लिए, उससे भी आप मौना के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि अगर भावना में अगर फंस गए तो गलत फहमी होगी, गलत फहमियां आपकी शिकायत बनेंगी, शिकायतें आपकी प्रतिक्रिया होंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, आप समझ गए। फिर आपको ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना है जो बहुत पॉजिटिव और खुश रहते हो, जो सत्य की राह पे चलते हो, उनके साथ ज्यादा कनेक्ट हुई है, क्योंकि वो हमेशा आपको नए नए चीजों के लिए अच्छे से क्या कहते हैं, मोटिवेट करेंगे, पुश करेंगे। मेरी एक थी एक फ्रेंड, मैं हमेशा फ्रेंड ही बोलती हूँ। तो एक जूम वाली थी, उनके हस्बैंड बेवफाई करके उनको धोखा देके चले गए थे किसी और के साथ। वो मुझे फोन करी और मुझे बोली कि मुझे क्या लेसन सीखना है। मैंने कहा, आपको क्या लगता है, क्या आपको क्या होगा, आपको दुख होता है? वो छोड़ के चले, बोले हाँ मुझे दुख होता है, कभी किसी को ना प्यार में धोखा नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बस यही आपका लेसन है।
अगर आप मेडिटेशन कर रही हैं तो आप ये समझिए कि किसी न किसी पास्ट लाइफ में आपने ये किया होगा और इस जन्म में आपको यही लेसन सीखना था। बाकी और कुछ सीखना था मुझे नहीं मालूम, नीता नहीं जान सकती ना। अगर आपको लग रहा है तो ये बिल्कुल लेसन है। फिर मेरे को बोली कि मैं सेकंड मैरिज करना चाह रही हूँ पर मैं कर नहीं पा रही हूँ एक्चुअली ना। काफी देर तक बात करती है, फिर मेरे को बोलती कि मैडम मेरे को ना मर्दों से ना बहुत नफरत है, वो ना बहुत यूज करके छोड़ देते हैं। देखिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए कितना अपनी नौकरी छोड़ी, ये करी। मैंने कहा आप जो बिलीफ सिस्टम रख रही हैं कि आपको मैन लोगों से नफरत है, आप सेकंड मैरिज कैसे करने के लिए उम्मीद कर रही हैं? आपके चारों तरफ, क्योंकि उसने बताई ना कि मेरे चारों तरफ वही मेरी फ्रेंड्स हैं जो जो सिंगल हैं, जो डिवोर्सी हैं, जो पीड़ित हैं अपनी पति से, मतलब समझ रहे हैं, वो वैसे ही टाइप के लोग के फ्रेंड्स से कनेक्टेड थी। और पूरे टाइम जब उनसे बातें कर रही है तो उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो और स्ट्रांग होते जा रहा है कि मैन बिल्कुल फालतू होते हैं। तो वो कैसे करेगी? तभी बोला जाता है कि संगति आपका निर्माण करती है, आपके विचार से लेके आपके फ्यूचर का निर्माण आपकी संगति करती है। तो उस समय जब आपको हीलिंग प्रोसेस में होना हो तो ऐसे लोगों से फोन में बातें कम करिए, उनसे मिलिए भी मत, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को और डिप्लीट करेंगे। तो ऐसे लोगों से रखिए जो पॉजिटिव है। और पांचवा है जो लॉयल्टी है। कभी कभी हम नहीं भाई, जो भी इमोशनली हर्ट होता है अपने पार्टनर से, याद रखिए आप अपने पार्टनर को एक चांस दे रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, क्योंकि अगर आपसे वो इमोशनली सपोर्ट नहीं पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में या कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल सपोर्ट के लिए एक फीमेल पार्टनर को ढूंढेगा। हो सकता है आप भी ढूंढ रहे हो, तो अवेयर हो जाइए। क्योंकि अगर जरा सी भी आपकी लॉयल्टी, आपकी वफाई वफा वफा खराब हुई तो आपके पूरे रिश्ते को बनाने के बगैर बजाय बिगाड़ते चली जाएगी। आपके कार्मिक पैटर्न और स्ट्रांग बनते जाएंगे। पैटर्न नहीं, कार्मिक बॉन्डेज स्ट्रांग होते जाएंगे। सबसे मेन चीज हमको जो बताई जाती है और हम सुनते हैं कि जब तक कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बाहर की परिस्थिति नहीं बदलेगी। आप अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन पे ही ध्यान रखिए। अगर आप सकारात्मक रूप से सहन करते हैं, नो कंप्लेन मोड में, और ना ही किसी दूसरे को बदलने की चाह में, तो आप उसको सुधार सकते हैं। रिश्ता हमको ये दिखाता है, कोई भी हमारे रिश्ते हमको वो दिखाते हैं जो हम अपने आप से रिश्ता रखते हैं। हम अपने आप से कैसे रिश्ता रखते हैं, वही हमारा मिरर रिफ्लेक्शन के रूप में आता है। क्योंकि हमें उस सामने वाले को, जैसे मान लीजिए मेरे में सेल्फ लव की कमी है, मैं अपने आप को प्यार नहीं करती, तो पूरे समय अपने पार्टनर से मैं प्यार की चीज डिमांड करूंगी। मेरे में सेल्फ लव की कमी है तो वो उतना ही वो मुझे ट्रिगर करेगा ताकि मैं अपने ऊपर काम कर सकूं। तो आपके अंदर की कमी आपके सामने वाले को ट्रिगर करती है कि आप में क्या कमी है, आपको काम करना है। इस कार्मिक पैटर्न को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो दी है हर एक धर्म में, चाहे टॉरकोम हो, चाहे डिकोड कर्मा हो, चाहे कर्मा, हर बुक में आपको एक ही सॉल्यूशन सबसे पहले चीज मिलेगी, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस के ऊपर सबसे ज्यादा बोला गया है, टॉरकोम ने भी बोला है। और ये मिथ है कि लोगों को कि फॉरगिवनेस मुक्ति के बराबर नहीं हो सकती। हमें अभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, क्योंकि यदि हमने कुछ नुकसान किया है तो भरपाई भी हमको ही करना पड़ेगा। और यदि आप किसी को माफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कर्म से, मतलब उसका कर्म को मिटा दे रहे हैं। आपने अपना कार्मिक अकाउंट उसके साथ क्लोज कर दिया, उसको माफ कर दिया। बाकी यूनिवर्स उसको उसकी न्याय करेगा। आप ईश्वर के प्रति उसको छोड़ दीजिए। पर कभी ये मत बोलिए कि हाँ मैं तब तक ही जिंदा रहूंगी जब तक कि वो लेसन ना सीख जाए और उसका बुरा ना हो, मैं देखना चाहती हूँ। मेरे को एक दो लोगों ने ऐसा भी बोला है कि नहीं मैडम मैं नहीं बुरा चाहती, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने वो सीखे। अरे तो तुम बोल ही तो रहे हो कि उसका बुरा अंत हो और तुम देखो। तो फॉरगिवनेस का अर्थ ये नहीं होता है ना। हम चलिए मैं इसको शॉर्ट में बता दे रही हूँ।
जब भी हम अगर टेम्पर अपना लूज करते हैं तो हमारे फॉरगिवनेस और पेशेंस का टेस्ट न्यू सेट के रूप में हमारे सामने आते रहेगा, सेम एक्टर्स के साथ, सेम सिनेरियो के साथ रिप्ले होते रहेगा। तब तक कि यूनिवर्स हमको सिखाने के लिए बार बार सिचुएशन नहीं लाएगा जब तक कि प्यार और क्षमा को किस तरीके से आप उपयोग करते हैं। जब तक कि आप फॉरगिवनेस नहीं सीखेंगे तब तक के आप उस कर्मा के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी अपने आप को मासूम समझ लीजिए। स्वयं को हील करने के लिए और दूसरों को हील करने में भी फॉरगिवनेस हमको मदद करता है। बाइबल में कहा गया है रिवेंज इज माइन। इसका इतना प्यारा मीनिंग है जो मुझे बहुत पसंद आता है। हमको लगता है कि हम बदला ले रहे हैं, पर हम बदला अपने आप से ले रहे हैं। जो बदला लेने की जो प्रक्रिया है ना, वो भी मैं हेल्थ में सिर्फ 5 मिनट में आपको बताऊंगी कि जितना हम नफरत कर रहे हैं, जितनी जेलसी, जितना हम सामने वाले को टॉर्चर कर रहे हैं, उसका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, हमारा सबसे ज्यादा बिगड़ता है। तो प्रतिशोध जो ले रहे हैं आप दूसरे से, चाहे डीपी के थ्रू, चाहे स्टेटस के थ्रू, चाहे कमेंट्स के थ्रू, चाहे ब्लॉकेजेस के थ्रू, पता नहीं कौन कौन से नए नए तरीके हो गए आजकल डिजिटल वाले लोगों के तरीके से। जितना भी आप टॉर्चर कर रहे हैं, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ रहा, सिर्फ आप अपने को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपनी ऑरा को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। रिवेंज इज माइन, याद रखना। आप इस सेंटेंस को भी मैं पूरा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी। तो प्रैक्टिकली क्षमा न करना हमारी एनर्जी को कम करता है। लेट गो नहीं किया तो जिस पर हम गुस्सा करते हैं उनसे हम बंधे ही रहते हैं। कितना भी आप करो आप उसे बंधे रहोगे, एक सर्किट बना रहता है, हमारी क्रिएटिव और हमारे प्रेम प्रयास को खराब कर देगा। वो इंसान कभी क्रिएटिव हो ही नहीं सकता जो रिवेंज, जो ग्रजेस और उसमें रहा है। मैं हजारों के एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। मेरे सामने कई एग्जाम्पल्स हैं। निगेटिव इमोशन सबसे ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी को खराब करती है। ये टॉरकॉम के सेशन में भी मैंने बताया था आपको। तो जब हमारा मन और इमोशन के कैदी हम बन के, प्रिजनर बन के रहेंगे, तब तक के फॉरगिव और फॉरगेट उस एनर्जी को हम रिलीज नहीं कर पाएंगे। जब हम रिलीज कर देंगे ना, हम जितना मतलब उस एनर्जी को रिलीज करके हमारी एनर्जी कहाँ जा रही थी, उस ओल्ड पैटर्न में जा रही थी, हेट्रेट करने और गुस्सा करने के, उसमें, है ना। अब वो रिलीज हो गई। अब हम उसको हम बहुत अच्छे से अपने हीलिंग के लिए और अपने क्रिएटिव के लिए हम यूज कर सकते हैं। सेंट जर्मन ने और जीसस ने भी कहा है कि यदि हम माफ करेंगे तो हमें भी माफ कर दिया जाएगा। अपने को भी फॉरगिव करना है, सामने वाले को भी। जितना आप अपनी क्षमा को बढ़ाते जाएंगे, फॉरगिवनेस को बढ़ाते जाएंगे, उतना आप कर्मा कम करते जाएंगे। पे एज यू गो, कितना प्यारा सेंटेंस है, याद रखना। पे एज यू गो, जितना पेमेंट करते जा रहे हैं आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा है जिसे आपने अभी तक माफ नहीं किया है या जिसने आपको माफ नहीं किया है, तो आप उनसे बेफिक्रे होके बात करिए। कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता माफी मांगने से। आप उनसे बात करिए। नहीं बात कर सकते हैं तो आप एक लेटर लिखिए, उससे क्षमा मांगे, या आप जिसको माफ कर दिए उसको बताएं कि आपने उसे क्षमा कर दिया है। अगर मान लो कोई पर्सन जिसके साथ आपके ग्रजेस थे और आपने उसको क्षमा नहीं किया था, तो आप लेटर लिख के उस डेथ मतलब जो डेड पर्सन है, जो डिपार्टेड पर्सन है, उसके लिए भी आप एक लेटर लिख के उसको फिर आप जला सकते हैं और ईश्वर से दुआ कर सकते हैं कि वो लेटर आपके उस सोल तक के पहुंचा दे जिससे आपको माफी चाहिए। कई क्रिश्चियंस लोग ये रिचुअल्स करते हैं रात को, खासकर टॉरकॉम भी बोलते हैं कि रिचुअल्स करिए रोज फॉरगिवनेस मांगने का। पर इसका मतलब ये नहीं कि रात को आपने फॉरगिवनेस मांगा, मान लीजिए सिस्टर इन लॉ ने खराब चल रही है, सिस्टर इन लॉ से माफी मांगिया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत चल रही हूँ, आइंदा से नहीं चलूंगी, फिर सवेरे उठते साथ ही वही एटीट्यूड। ये फॉरगिवनेस नहीं है, ये नहीं मांगना, ये ढकोसला है। मांगना है तो दिल से मांगना है, जिसको हम रिपेटेंस बोलते हैं, जिसको हम पश्चाताप बोलते हैं। और यदि अनरिजॉल्व इश्यूज हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताया, मैंने आपके लिए लिखा है, मुझे नहीं मालूम ये इफेक्टिव है कि नहीं। यदि आपके अनरिजॉल्व इश्यूज हैं तो ईश्वर से आपको क्षमा करने के लिए कहें और दूसरे को भी क्षमा करने के लिए आपकी मदद करे। मतलब ईश्वर आपको माफ कर दे और उसको भी क्षमा करने के लिए आपकी मदद करे, और आपके उस पार्टनर के बीच में
एक 8 नंबर का लव बना है। 8 नंबर जानते हैं ना, ऐसे इंफिनिटिव जैसे होता है 8, है ना। तो आपके सर्कल से ऐसा लव का एक स्थापित कर लीजिए और बहुत काम का रहता है। तो फॉरगिवनेस है, लॉयल्टी है, सराउंड विद पॉजिटिव पीपल है, मौना है, अवेयरनेस है, मेडिटेशन है। पहले तो अपने रोल को पहचानो और उसके ऊपर आप काम करो, अपने ऊपर काम करो, उसके ऊपर नहीं, सॉरी, अपने ऊपर काम करो। और फ्रेंड्स, मैंने जो जैसे कि मैंने अपनी सिस्टर के बारे में बताया, तो मैं आपको बताऊं कि डायग्नोस्टिक ऑफ कर्मा अगर आप पढ़ेंगे, मेरे पास उसका किंडल है, इसीलिए मैं उसको आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप पढ़ सके तो आप दंग रह जाएंगे कि पूरी बुक आपके रिलेशनशिप और हेल्थ के ऊपर है। अगर मैं उस बुक को बताऊं तो आप लोग बहुत बहुत घबरा भी जाओगे, क्योंकि हम अपने रिलेशनशिप के द्वारा, अपने नेगेटिव इमोशन के द्वारा जो अपनी डिस्ट्रॉय करते हैं अपने आप को, अपने बच्चों की हेल्थ को, अपने बच्चों की मैरिज को, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने बताया कि अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, आपको अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो आप बर्तन तोड़ेंगे, दरवाजा पटकेंगे, जोरों से चिल्लाएंगे, चिल्ला लीजिए। आपने चिल्ला के रिलीज कर दिया, या जो लेटर लिखना जो भी आपके हैं, मैं बार बार नहीं कहूंगी, आपने रिलीज कर दिया, ठीक है। पर अगर कॉन्शियसली आपने रिलीज किया, कर लिया, पर आप अपने को चेक करते रहिए कि ये एंगर, ये हेट्रेट कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो नहीं जाके बैठा है। कॉन्शियस माइंड का गुस्से से ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। उस सबकॉन्शियस माइंड ही आपको ट्रिगर करता है, जो मैंने आपको कहा ना, वो आप निगेटिव मैसेज भेजते हैं, उसको निगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड आपको उस पैटर्न, क्योंकि वो हमारा हैबिचुअल माइंड है, हमको मालूम भी नहीं चलता हम मोबाइल चालू करके नेगेटिव वाइब्रेशन फेंक रहे हैं, क्योंकि हमारा हैबिचुअल माइंड करा रहा है हमारे से। क्योंकि ये एंगर, ये गुस्सा, ये नफरत आपके सबकॉन्शियस माइंड में गई, तो सबसे पहले तो आपकी ऑरा डिस्ट्रॉय हुई, इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी। तो उसने कई कई एग्जांपल्स लेके बोला है कि डायबिटीज, कैंसर्स, इनफर्टिलिटी, ऐसे ऐसे चीजों को आप खुद क्रिएट करेंगे। अब आप बताइए, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है अपने पार्टनर के साथ, फिर थोड़े समय के बाद जब 40-45 की उम्र हो जाएगी, आपकी प्रकृति आपका साथ छोड़ते जाएगी, फिर आपने अपने आप को बीमार भी कर लिया, क्योंकि बीमार आप ही ने किया है, कोई पिछले जन्म का कर्मा नहीं लेके आए थे आपने। अभी ये क्रियामना कर्मा जो अपने हस्बैंड के साथ लड़ झगड़ के, पूरे फैमिली के साथ लड़ झगड़ के अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया है, इसी जन्म में आपने कर्मा को क्रिएट किया और बढ़िया खूब सुंदर सी एक डिजीज को क्रिएट करके बैठ गया। फिर आप बोलेंगे कि मेरी किस्मत कितनी खराब है, पहले तो मेरा रिश्ते अच्छे नहीं है, मैं अपने रिश्ते में सुख नहीं पाई, अब आ गई मेरी बीमारियां, मेरी तो रिश्ते खराब है। रिश्ते खराब हो सकता है आपका कार्मिक अकाउंट के कारण आए हो, पर ये बीमारियां आप क्रिएट करे हैं, जो मैं अपनी सिस्टर के लिए बता रही हूँ, क्योंकि उनका एंगर एक्सट्रीम था, मैंने उसका एंगर देखा है। उनको बाईपास सर्जरी करनी पड़ी, उनकी किडनी का डायलिसिस करना पड़ा, क्योंकि हमारे जो डर है, हमारे जो एंगर है, वो सबसे ज्यादा हमारे लिवर और किडनी को डैमेज करते हैं, हमारे पैनक्रियास को डैमेज करते हैं, क्योंकि जो हमारा लिवर एंजाइम बनाता है, डिटेल में नहीं जाती, डायबिटीज को हैंडल करते हैं, जो रात के 3 बजे हमारे हार्मोन निकलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, जो भी आपके रिलेशनशिप का है इशू, आपने अगर अपने अंदर थोड़ा सा भी नेगेटिव इमोशन रखा, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी अर्थ की शिफ्टिंग चल रही है, वाइब्रेशन बहुत तेज होते जा रहे हैं, तो आपने आज किया और फटाफट आपको कर्म का प्रतिफल भी मिल रहा है। आपने एनर्जी का अपनी कार्मिक स्ट्रक्चर में एनर्जी को स्टक किया, बहुत अच्छे से उसने बताया कि जैसे आपकी स्टक होती है, उस स्टक के द्वारा रिलीज, लीक नहीं हो एनर्जी, उसके कारण वो एक बीमारी पैदा करती है, वो मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी, पर वो आपके सुरक्षा के लिए वो एक बीमारी को क्रिएट कर रही है, क्योंकि वहां से लीक हो रहा था, तो उस ऑर्गन को वो बीमारी दे देती है। अब आपके ऑर्गन भी खराब हो गए, आपकी बीमारियां भी होगी, रिलेशनशिप, आपके हस्बैंड ऐसे ही आपके साथ, मैं बार बार हस्बैंड बोल रही हूँ, आप जेंडर चेंज करके देख लीजिएगा, तो आपको अभी आपके साथ अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपकी सेवा के लिए कौन होगा?
आप ये मत उम्मीद करिए कि आपके बच्चे या आप खुद वो कर पाएंगे। अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी हमारे हाथों में है, और ये हमारे रिलेशनशिप में जो नेगेटिव इमोशंस हम करते हैं रिलीज, वही सबसे ज्यादा क्रिएट करते हैं। उसने तो इतना बताया है लाज़रेव ने कि यदि आप किसी और के लिए कोई गलत शब्दों का यूज करते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत कंसिडरेबल है, मतलब आप वो कर सकती हैं। जिनके साथ हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे इंटेंस इमोशन है, जिनके साथ हमारा एनर्जी कनेक्शन है, उनके लिए जब आप गलत शब्द यूज करते हैं और उनके लिए जब आप गलत थिंकिंग करते हैं, वो सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है। सामने वाले को तो करेगा करेगा, आपके लिए अब आपकी एनर्जी के साथ कौन जुड़ा है? आपके बच्चे। आपके बच्चों की हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी। पहले माना जाता था 14 साल तक के बच्चे अपनी मामा की एनर्जी के साथ सेफ है, अब 7 साल के बाद हट गए हैं। पर उसके बावजूद एनर्जी कनेक्शन तो है, आपके बच्चों में तो वो इफेक्ट आएगा ही आएगा। वो कहते हैं कि कई बार आपके बच्चों की मैरिड लाइफ में, उनकी प्रेगनेंसी में भी आपके कर्म जिम्मेदार रहते, क्योंकि आपने जो रिसेंटमेंट पाला था, जो गुस्सा पाला था, उस एनर्जी कनेक्शन के द्वारा, उस जनरेशन लाइन के द्वारा आपने अपने बच्चे को दिया है। तो एज अ मदर आपको बहुत प्रिकॉशन लेना है जब आप प्रेग्नेंट हो। वो मदर्स डे स्पेशल में जब नीता जी बोलेंगी तब आप सुनिएगा, है ना। तो उस समय तो हमको रहना ही है अवेयर, प्रेगनेंसी के समय में और बच्चा जब छोटा रहे, पर उसके बावजूद भी हमारा कार्मिक एनर्जी कनेक्शन नहीं डिसॉल्व होता है। ता उम्र जब तक के मैं जिंदा हूं तब तक के मैं अपनी एनर्जी के रूप में अपने बच्चों से जुड़ी हुई हूँ। आज जो मैं बैड कर्मास करूंगी या कोई गुस्सा या वो पालूंगी, वो एनर्जी के थ्रू मेरे बच्चों तक के जाएगा। तो लज़रेव बोलता है कि आप लोग समझिए, इस समय आपको सबसे ज्यादा अपने रिलेशनशिप पे काम करना है, क्योंकि सारे इश्यूज आपके उसी से जुड़े हुए हैं। और सारी हेल्थ, और आपके बच्चों की हेल्थ, आपके बच्चों की मैरिड लाइफ, उनकी बच्चों की, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। जो हम कहते हैं ना एंसेस्टर लाइन, ये बेवजह नहीं कहते हैं। ये हिंदू लोगों ने पितृदोष वगैरह करके हाइप कर दिया है, ये फालतू चीजें हैं। सिर्फ जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो कार्मिक स्ट्रक्चर है, उसका सबसे बाहरी रहता है हमारा इस जन्म के थॉट्स, हमारे इस जन्म के इमोशन, इंटेंशन, वो फिर उसके अंदर वाले लेयर में आएंगे तो मेरा फैमिली करना है, जो मेरे मम्मी पापा ने, मेरे भाई बहनों ने बनाया है। फिर उसके अंदर वाली लेयर में जाएंगे तो जितने मेरे पास्ट लाइफ है उनके करना है। ये सटल रूप से हमारी लेयर्स 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 हमारी बनी हुई है। कलेक्टिव कर्मा भी है, ग्लोबल कर्मा भी है, पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारा इंडिविजुअल कर्मा डिटरमाइन करता है हमारे हेल्थ को, और दूसरा हमारा फैमिली कर्मा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने हस्बैंड के साथ गलत व्यवहार में पढ़कर अपनी भी हेल्थ खराब कर रही हैं और अपने बच्चों की भी हेल्थ खराब कर रही हैं। तो आपको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आपको काम करना है, और नहीं करेंगे तो फिर भुगतिए आप, और अपनी लाइफ को भी शॉर्ट करिए और अपने पार्टनर की भी लाइफ को शॉर्ट करिए। जितना मेरे को समझाना था मैं समझा चुकी, और अब इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और काम आपको करना है फ्रेंड। हर रिश्ता बहुत प्यारा होता है। अगर आपको अपने हस्बैंड से भी गुस्सा है तो कभी उस मोमेंट्स को याद करिए जब आप बहुत इंटीमेट रहे हो, बहुत एक दूसरे को प्यार करते हो, उस सीन को याद करिए। आप क्यों उसको माफ नहीं कर पाती हैं, जबकि आप जान रही हैं कर्मा इन रीइंकार्नेशन के द्वारा कि सब कुछ प्लान्ड है, अचानक नहीं आया है। जितना जो आपको सता रहा है, जितना ज्यादा सता रहा है, वो आपका उतना ही बड़ा टीचर है। और यदि आपके लाइफ में से कोई चला गया तो उसको बाय कर दीजिए, बहुत खुशी खुशी खुश रहिए, उसको भी खुश होने दीजिए। फिर से अपने एंटेंगल को मत बनाइए। क्यों बार बार इस मूर्खता में पड़ रहे हो कि यही फिजिकल रियलिटी आपकी एक ही जन्म है? बहुत जन्म है। इस जन्म में आपको यहाँ पे आपको उसका साथ नहीं मिला तो किसी न किसी जन्म में मिलेगा। तो अपने ऊपर काम करिए फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।